कितना अट्रैक्टिव सौदा है भाई। और 6 महीने बाद में गाड़ी बेच दूं आशीष तो। और जिस हिसाब से 2% हर 3 महीने में कंपनियां रेट बढ़ाती है, शायद उसी भाव पे बिक भी जाए। हाँ, बिक जाए। तो इसको, इस लॉजिक को समझना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा और पूछेगा डॉक्टर साहब, इसका निकालिएगा चंक। ये समझते जरा, ये इंटरेस्टिंग है। ये हेडलाइन सरप्राइज तौर पे मेरे लिए भी आई। 6 महीने मतलब, अब एक बार ले ली गाड़ी 6 महीने। ये सिर्फ एमजीएल वाले हैं, आपके लिए नहीं है भाई साहब। आईजीएल वाले हो, आप ध्यान रखना। ये एमजीएल वालों के लिए, मुंबई वाले 6 महीने के लिए गैस फ्री। और उसके बाद हाँ, ये बीरू का क्वेश्चन, मैं अगर मारुति की गाड़ी लूं टैक्सी कोटे में, उसी अच्छे भाव में बिक जाए, 6 महीने सीएनजी चला लूं, समझ में नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा और डिस्कशन करना पड़ेगा इसको, थोड़े से और मेरे तो दिमाग में, मेरे दिमाग में तो जैसी ही खबर आई, पहला सवाल मैंने जनरली पूछ लिया बिना सोचे समझे, अगर 6 महीने बाद में बेच दो तो क्या। सुनाता हूँ। ये कुछ प्रोड्यूसर साहब लग गए, चंक आ जाएगा कुछ देर में, तो चंक सुनेंगे, लेकिन सब आगे की कहानी। पहले आप आते हैं शुक्रवार के अब तक के बाजार पे। भाई इस समय आज 1/3% के दबाव के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। इस समय की हाईलाइट है ऑफ डेज लोज। 435 तक के स्तर हमने आते हुए देखे थे। 435 से 475 पकड़ लीजिए। 40 पॉइंट इंट्राडे रिकवरी के साथ भारतीय बाजार इस समय ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, बाकी समीकरण आपको पता है। शुरुआत हरे निशान में हुई थी, मूड बिगड़ता चला गया। निफ्टी बैंक ने पहले मूड बिगाड़ा था, आईटी संभाल रहा था, फिर आईटी भी ठंडा पड़ गया था, तो बाजार फिसलते ही चला गया। लेकिन अब इस समय 40-45 पॉइंट इंटरडे रिकवरी। और मूड बिगड़ा इसीलिए हुआ है कि ग्लोबली ऐसे ही है। कल यूएस के बाजार अच्छे इन्फ्लेशन रिपोर्ट पे ऊपरी सौ से ठंडे पड़ गए। 400 प्लस पॉइंट वाला डाउ केवल 50 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। और आज सुबह के यूरोप जो फ्यूचर्स हैं वहां के, सब वापस पस्त पड़ गए। पहले 1/3% तक मजबूत थे, तीनों फ्यूचर्स एकदम फ्लैट यूएस के ट्रेड होते हुए। यूरोप जो अभी कुछ देर पहले खुला है, सारा यूरोप प्रेशर में आपको नजर आएगा, दबाव में। आधे से लेकर 3/4 कैक डैक्स फुटसी इस समय कामकाज करते हुए। और एशिया, निकेई छोड़ दीजिएगा उसमें। ये देखिए यूएस के फ्यूचर्स अब तो लाल में आ गए हैं, कहां 1/3% ऊपर थे। एशिया में निकेई बंद है, आज छुट्टी बना रहा है। जो खुले हुए हैं सब पेन में है। हैंगसेंग, स्ट्रेट टाइम्स, ये सब 3/4% से ज्यादा का दबाव बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब ये देखिए इसी तरह का मूड है। और ये तो खैर चाइना इंपैक्ट ज्यादा ही प्रोफाउंड है, 1 से 2% गिरे हुए हैं। अदरवाइज भी एशिया सबड्यू ट्रेड कर रहा है, या जो बंद हो गए हैं वो कमजोरी के साथ ही बंद हुए। तो ये ग्लोबली फ्राइडे का सेशन ऐसे ही प्ले आउट हुआ है। ऐसा नहीं कि हम सिंगल आउट हो गए हो, मूड बिगड़ा हुआ है। लेकिन निफ्टी स्क्रीन पर इसी को रोकेगा डॉक्टर साहब। वीरू, सुबह चर्चा हुई थी, पहले निफ्टी की बात करता हूं, फिर निफ्टी बैंक पे जाता हूं, जो दरअसल आपने मेंशन किया लीडिंग इंडेक्स। आता हूं उस पे, निफ्टी स्क्रीन्स पर। और हमारी चर्चा में पहला बेस जो था वो 503-466 का था। 503 तो सुबह ही निकल गया था। 467 इवेंचुअली दिन के दौरान वो बेस वायलेट कर दिया। हमने पूरी इस रेंज को वायलेट कर दिया था। हां, बेस 2 से पहले घूमने की कोशिश अब करते हुए। बेस 1 के वायलेशन का क्या मायने, और अब बाजार की चाल देखते हुए क्या लग रहा है? ओके, आशीष गुड आफ्टरनून। देखिए, बेस 1 वॉलेट हुआ और स्विंग मिला करीब 427 का। उसके बाद का जो पिवट पॉइंट था बेस 2। देखिए, बेस 2 मेरा बहुत दूर नहीं है आशीष, उसके पीछे एक कारण है। मैंने इसलिए नहीं रखा था बेस 2 बहुत दूर, क्योंकि रिलायंस एक इवेंट की तरफ बढ़ रहा है। रिलायंस एक कॉन्ट्रा सेटअप में ट्रेड कर रहा है। आज आप जरा 12:46 की रिलायंस की एक बार कैंडल देख लीजिए। मैं फिर कहूंगा, मैं किसी भी प्रकार से रिलायंस पे कोई कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। इट्स जस्ट बिगेस्ट स्टॉक विद इन द इंडेक्स, जिसका कंट्रीब्यूशन मायने रखता है, उसका इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। तो आशीष, मैंने इसीलिए जो अपना बेस 2 था बहुत दूर नहीं रखा था। मेरी अप्रोच अभी भी है, निफ्टी पर लॉन्ग अभी नहीं आशीष। एक बार आपने 505 वॉलेट कर दिया, 466 वॉलेट कर दिया, आप एक तंग जोन में हैं। आप ऑप्शन राइटर्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन राइटर्स का कॉन्फिडेंस एक बार गया तो गया, जब दोबारा इमर्ज होगा तो हम बात करेंगे। नो लॉन्ग। और मैं फिर कहूंगा, अगर मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूं तो 505, 466 जितनी बार वॉलेट होगा मैं फिर शॉर्ट लूंगा। रिलायंस आपका एक बार कॉन्ट्रा स्विंग जनरेट करेगा ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ को प्ले करना है तो रिलायंस प्ले कर लीजिए, लेकिन मैं निफ्टी को प्ले नहीं करूंगा ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड फॉर द टाइमिंग। ठीक है। और आप जरा इस वक्त के आशीष स्टैट्स को देखिए।
हमें क्या मिला, 505 वॉलेट हुआ, 466 वॉलेट हुआ, 427 तक का हमें स्विंग मिला नीचे की तरफ, वही पिवट पॉइंट था आज का। अभी तक मेरा जो मैक्सिमम डाउनसाइड जोन है दैट्स 390। आशीष आपकी स्क्रीन पे देखिए आप क्या रीड कर रहे हैं। आप जरा पुट्स के आउटस्टैंडिंग वाइज को देखिए और कंपेयर करिए इनके आउटस्टैंडिंग वाइज को वर्सेस 19,400 की पुट के, 19,300 की पुट के। यहां पे इंट्राडे में 19,500 की कॉल 82 लाख बिके है आशीष। आउटस्टैंडिंग वाई 1.25 करोड़ पहुंच गया, यानी जिस पुट का कल तक ओआई इतना नहीं था उस कॉल का ओआई इतना हो गया आज। दैट मीन्स अभी लॉन्ग का व्यू तब तक नहीं होगा जब तक कि आप 505 और 525 के ऊपर स्टेबल होकर सस्टेन कर लें। नो लॉन्ग थॉट्स। मेरा थॉट अभी या तो अगर आप नहीं लेना चाहते, आई मीन शॉर्ट करना चाहते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट लॉन्ग 525 के नीचे नहीं। इंडेक्स अभी भी कोलैप्सिंग मोड में है और मैं अभी भी उस अपने कन्विक्शन पे, जब तक हम 556 525 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन नहीं कर लेते नहीं मानूंगा मैं। और मुझे अभी भी लग रहा है कि ऑन द डाउन साइड 427 390 अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। मेरा थॉट निफ्टी पर तभी चेंज होगा जब हम 19,550 के ऊपर जाने लगेंगे। मतलब होगा क्या उस वक्त आशीष, उसके बाद उस वक्त होगा ये कि जो वो पुट राइटर, जो कॉल राइटर है वो एग्जिट करेगा और वो कन्वर्ट करेगा, वो पुट राइटिंग विजिबल होगा। तो अभी नेगेटिव व्यू आशीष परसिस्ट करता है निफ्टी पर, बट ज्यादा नेगेटिव व्यू रिलायंस पर, वो माफ कीजिएगा निफ्टी बैंक पर। बैंक पे मैं आ रहा हूं वीरू, ज्यादा नेगेटिव व्यू, और वो लीडिंग इंडेक्स है, ये सुबह चर्चा में भी आया था। उससे पहले अपोलो हॉस्पिटल्स, निफ्टी के 2 नंबर्स आने थे, अपोलो हॉस्पिटल्स और ओएनजीसी बाजार बंद होने के बाद आएगा। अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे इस समय फ्लैश होते हुए, लार्जली इन लाइन परफॉर्मेंस है। आय 16.5% बढ़ी, 44.17 पे आई है, 44.24 सीएनबीसी आवाज का अनुमान था, एकदम बैंग ऑनलाइन रेवेन्यू का आंकड़ा आता हुआ। इबीटा 509 करोड़ आया है, 510 511 करोड़ पे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन, एकदम जैसा सोचा था वैसे ही आया। और मार्जिन्स 11.5% एक्सपेक्टेड, 11.5, अच्छा 11.5% आए हैं, लेकिन साल दर साल 12.9% से डिक्लाइन पर ये स्ट्रीट कॉन्ट्रैक्शन मार्जिन्स का लेके चल रहा था। तो 11.5% एग्जैक्टली जो एक्सपेक्ट कर रहा था बैंक ऑनलाइन, वो मार्जिन्स का आंकड़ा आता हुआ। प्रॉफिट जरूर 46% गिरा है। तो जब वीरू कमेंट्री कर रहे थे तो मैं इन्हीं की रिलीज पे गया था, प्रॉफिट्स क्यों दबाव में आ रहे हैं। 2 रीजंस दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि सब कुछ इन लाइन था तो प्रॉफिट 46% क्यों टूट गया। 2 रीजंस, शेयर ऑफ एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर्स एक वो रीजन, और दूसरा टैक्सेशन। करंट टैक्स इस बार 1024 करोड़ रुपए का है, इससे पिछले जिस बेस से कंपेयर करें तब 850 करोड़ रुपए था, तो टैक्सेशन का कंपोनेंट थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये सब वो वन लाइन आइटम्स हैं जिससे चलते प्रॉफिटेबिलिटी में शायद दबाव, अदरवाइज लार्जली इन लाइन परफॉर्मेंस अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से। पैनल में कोई जुड़ा है क्या डॉक्टर साहब? मानस, अपोलो हॉस्पिटल्स, गुड आफ्टरनून आप सबको। पैनल में जो जो जुड़ा है प्लीज दिखा दीजिए सबको स्क्रीन पे। मानस, आप, बल्कि आप सबको गुड आफ्टरनून। मानस, अपोलो हॉस्पिटल चार्ट्स पे कैसा स्टैक्ड अप है? नंबर्स इन लाइन है एकदम। गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो अभी भी नेगेटिव लग रहा है, और मेरा समझना है कि जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 50-50 है, 5050, उसके ऊपर ना निकले तब तक अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कॉशियस रहिए। डेफिनेटली 4860 पे एक सपोर्ट जरूर है, लेकिन अगर वो ब्रेक होता है तो आपको और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और उस केस में 4680 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए अपोलो हॉस्पिटल्स में। भैया दूर रहना है इस समय। इनलाइन नंबर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स एकदम फ्लैट इस समय, वॉलेटिलिटी के बाद कामकाज करता हुआ आपको नजर आ रहा है। मैं शो का टीजर बाद में लेकर आता हूं, पहले निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक वो पॉकेट थी जो वीरू ने खुलने के बाद निफ्टी बैंक का ही पहले जिक्र कर रहा था और कहा था कि वो बेस 1 जो है वो वायलेट कर रहा है। उस समय मेरे ख्याल से वो 44433 है ना, 44,433 के लेवल शायद वायलेट हो रहे थे, और यहां पे भी बेस 1 वायलेट हुआ। दोनों निफ्टी बैंक ने बेस 2 को दिन के दौरान लेकिन पास गए, वहीं से उसको रिस्पेक्ट किया बेस 2 को वीरू। लेकिन निफ्टी बैंक आपने कहा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉकेट, इसकी चाल समझना ज्यादा जरूरी। क्या लग रहा है, रीडिंग क्या कह रही है? ये कल की कमजोरी लिंगर ऑन कर रही है निफ्टी बैंक, और सुबह से कर रही है। हाँ देखिए आशीष, जरा 2-3 आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए। आईसीआईसीआई बैंक वॉलेट कर रहा है अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आईसीआईसीआई बैंक में आप एक समझ लीजिएगा कि जून के बाद फर्स्ट टाइम
एक नेगेटिव क्रॉसओवर 10 डेमा 20 डेमा का। आप एसबीआई को लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, एसबीआई तो फिर भी सिक्योर है। एचडीएफसी बैंक को लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। एचडीएफसी बैंक अपने बड़े लेवल्स को तोड़ ही चुका है ऑलरेडी, अब करीब करीब 1622 पे है, डे लो पर है आशीष, और आप यकीन मानिए ये 3 अगस्त के लो को वॉलेट कर रहा है। और इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत है एज पर द स्टैट्स, जिस प्रकार की इसकी हायर स्ट्राइक्स पे कॉल राइटिंग हुई है, कि ये अगर कहीं सवाल सुनेगा रुकेगा तो वो है 1610, 1620, 1600 का जोन, जहां पे 200 डेमा फ्लोट करता है प्लस पुट राइटर्स का जोन है। तो मेरे पास प्रेशर पॉइंट्स निफ्टी बैंक में बहुत हैं। मेरी सुबह क्लियर कट अप्रोच थी आशीष, क्योंकि आप 50 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आपने जैसे ही 44,434 तोड़ा, आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 281, और 281 पे और उसके बाद 160 तक का स्विंग मिल सकता है। हालांकि रिकवरी 281 से ही आ गई, बट अभी भी ये शॉर्ट है और शॉर्ट ऑन राइज, सेल ऑन राइज है मेरी तरफ से ये कैंडिडेट, ये स्ट्रक्चर। आप देखिए आशीष, हमारा लेवल क्या था शॉर्ट का? 44,434, और इंटरडे जरा पूरे दिन का हाई देख लीजिए, एग्जैक्टली वही क्लस्टर है। तो जब आप वो एक क्लस्टर को सरेंडर कर देते हैं तो वीकनेस परसिस्ट करती है। अभी तक फॉर द टाइमिंग वो हो रहा है। और आप जरा, आपके सामने मैं 6 स्ट्राइक्स रखूंगा आशीष, आप देखिए किस तरीके से एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है, किस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहा है, किस तरीके से एक्सिस बैंक ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद आप जरा इन 6 कॉल्स को देखिए आशीष, और पुट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे। 44,400 पे 27 लाख कॉल बिकी हैं, 44,500 पे 46 लाख कॉल बिकी हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो 44,600 पे लगभग 23 लाख कॉल बिकी हैं। ये कन्विक्शन अभी आपको पुट राइटर्स की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी पुट सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाली लेके बैठी है तो वह है 44,200 की और 44,000 की। तो मेरे ख्याल से आशीष, अभी भी बैंक निफ्टी का वो शॉर्ट ट्रेड अगर आप है रखे हुए हैं, सुबह कवर किया तो भी ठीक है, अगर है तो आप रख सकते हैं। और उस शॉर्ट ट्रेड का एग्जिट जोन वही होगा, वो है 44,550, 150, हार्डली 150 पॉइंट का रिस्क है। बट मैं आशीष अभी निफ्टी बैंक पे शॉर्ट साइड पे रहूंगा। मेरा मानना है कि क्लोजिंग में अगर आपको एक बार फिर से 250, 160 तक का स्विंग मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो बैंक निफ्टी पे काफ़ी नेगेटिव व्यू है मेरा आशीष, और 50 डेमा के नीचे क्लोज, और स्पेशली एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर, आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर नेगेटिव लग रहा है इस वक्त काफ़ी आशीष। ये है भाई, काफ़ी नेगेटिव लग रहा है। कल की पॉलिसी के बाद 3/4% का दबाव, और आज सुबह से, और बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये आईसीआईसीआई बैंक वगैरह जब वीरू ने बात छेड़ी, कोटक बैंक, ये सब सुबह के सेल आइडियाज भी सीएनबीसी आवाज पे बने हुए थे। बैंक्स वीक हैं। एक काम करता हूं, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे चला जाए, देख लिए जाए कौन कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन पे कोशिश करेंगे दिन के दौरान, इस शो के दौरान चर्चा कर ली जाए इनमें से कई, बट ऑब्वियसली टटोले भी जाएंगे। पहले गिरने वाले स्टॉक से शुरुआत करें डॉक्टर साहब, क्या मूड वैसे ही है? ये लीजिए आ गया एल्केम लैब्स 7% कमजोर। अपोलो टायर्स के ये नंबर्स तो अच्छे थे, सुमित जब सुबह नतीजे बता रहे थे तो 500 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपेंशन की बात थी। 7.25% का दबाव अपोलो टायर्स अब झेलता हुआ। मैक्स फाइनेंशियल्स, खबरें हमरे सब डाइजेस्ट हो गई हैं, 3% के आसपास दबाव। और सिंजीन, एल्केम लैब, सिंजीन, फार्मा में आज प्रॉफिट टेकिंग है मेरे ख्याल से। मैं इंडेक्सेस पे आऊंगा अभी, फार्मा में वीकनेस काफी है। ये आ गया, बायोकॉन भी आ गया सिंजीन के साथ 2% दबाव में। जी एंटरटेनमेंट खैर एक तरफा मूव एंजॉय करा था, कुछ नहीं हो रहा इसमें, थोड़ा सा अब कंसोलिडेट कर रहा है, गिरा नहीं है उस लिहाज से। लॉरस लैब्स, जो एक और फार्मास्यूटिकल नाम, 2% दबाव। कैनफिन होम्स 0.3% की कमजोरी। तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स, फार्मा, ये पॉकेट्स दिक्कत में। बैंक्स में वैसे सरकारी बैंक्स बेहतर कर रहे हैं सेक्टोरली। इंडिया सीमेंट 7.5% का बढ़िया मूव आज के ट्रेडिंग सेशन में डिलीवर करता हुआ, जबकि अभी जब इसी हफ्ते नंबर्स निकले, नंबर्स तो खासे कमजोर थे। संवर्धन मदरसन 0.3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। सैमिल, हिंदुस्तान कॉपर 5% का बढ़िया मूव यहां पर। और सुबह चर्चा हुई थी, क्या बोला था बीएचईएल, वीरू कौन सा वर्ड था वो, बाजार की कौन सी कंपनियां, बहुचर्चित नहीं, बहुचर्चित कंपनी, प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक, प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक बीएचईएल 2.5% मजबूत। आरईसी इंक्लूजन 0.4% का मूव है। पॉलीकैप 2% ऊपर। कोफोर्ज, आज मिड कैप आईटी पे कई सारे पिक्स आए थे, मिड कैप आईटी तो फिर भी ठीक कर रहा है, लार्ज कैप पस पड़े थे, 2.25% ऊपर है। और टाइटन में 2% के आसपास का अपडेट। ये आज के मूवर्स एंड शेकर्स कह लीजिए, बजिंग स्टॉक्स कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, इनको हम आगे चर्चा में लेकर आएंगे। अब शो का टीजर ले आता हूं। हमने पैनल तो दिखाई दिया आपको, कमाई का अड्डा में आज हमारे साथ इंटरेस्टिंग, हमेशा की तरह आपको दिख रहे हैं, होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब,
फंडामेंटल्स पे चर्चा होनी है और बहुत कुछ चर्चा होनी है राजेश जी के साथ। गावा सर हैं, मानस हैं, सतपुते साहब हैं, कविता जी जुड़ती हुई, अमित सेठ साहब जुड़ते हुए, इन सब की मदद लेंगे आज दिन के दौरान। तो सब होंगे पूरे कमाई के अड्डे में बाजार की क्लोजिंग तक हमारी मदद करने के लिए। अभी इनसे कुछ ही देर में आज के इस समय के प्रिफर्ड पिक्स ले लूंगा, लेकिन 2:20 पे कुछ देर बाद उसके LIC के चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। नतीजे आए थे, आज सुबह एनालाइज कर रहे थे, नतीजों पर मोहंती साहब से होनी है चर्चा। कल तो कोई निफ्टी का नंबर है नहीं। जब हम मंडे को लौट के आएंगे तो 2 इंटरेस्टिंग निफ्टी कंपनीज के नंबर्स, उसमें से एक है ITC और दूसरा दिवीज लैब्स। बाकी वायदा बाजार के बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन सोचा क्यों ना उसे थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट करें और 2 निफ्टी के नंबर्स पे फोकस करें। सुमित जुड़ेंगे तो जान लेंगे क्या एक्सपेक्टेड है ITC और दिवीज लैब के नंबर्स से। उसके बाद 2:40 पे शो के दौरान टीजर दे दूंगा कौन किससे पास किसके लिए जाएंगे, लेकिन 2:40 के आसपास मोटा मोटी एज्यूम करिए 4 का चौका होगा। ये जब शो के दौरान मैं टीजर लूंगा किसको पास क्या देना है। 2:50 पे मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ होंगे दिलीप भट्ट साहब। तो मार्केट एक्सपर्ट दिलीप भट्ट होंगे और कुछ बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे भी भट्ट साहब से चर्चा करेंगे। यतिन जुड़ेंगे उसके आगे, तो डीलिंग रूम्स में क्या चल रहा है, फ्राइडे को कैसा मूड है, कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाए जा रहे हैं। यतिन आई एम श्योर अब तक फोन लाइंस खोल चुके होंगे, बातचीत चल रही होगी उनकी, तो समझ लेंगे फिर क्या डीलिंग रूम का चेक है। BT ST STBT आइडियाज उसके बाद, और फिर तो फ्राइडे सेलिब्रेशन के मोड में आ ही चुके होंगे सब लोग। कल्मिनेशन का टाइम हो रहा होगा शो के। ये है आज की प्रोग्राम। ठीक है ना वीरू, निकल जाएगा मस्त सफर। जी हाँ, बिल्कुल निकलेगा, बढ़िया निकलेगा। एक काम करते हैं, कॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे मुद्दे हैं आशीष। मैं इनफैक्ट समझना भी चाहूंगा कि आखिरकार बैंक, हाँ आप बोलो कि ये बैंकों की वीकनेस का बड़ा कारण क्या है, और आप ही के सौजन्य से समझूंगा। ये बैंक्स क्योंकि डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं। पहले कॉल्स लेने एक काम करें, कॉल्स ले लेते हैं। और भैया एक चीज और रह गई, सॉरी, ये सुबह कुछ दिखा दिया था ऐसा करके डब्बे जैसा, क्रेन में कुछ भर रही है गड्ढे में, वो है क्या, वो भी समझने की जरूरत है। वो इमेज दिखा दीजिएगा, कुछ देर बाद इमेज पे बातचीत होगी। उसका जवाब तैयार। हाँ, 10:20 पे वीरू ने दिखवाई थी, 10:15 के आसपास। भाई आप में से कई लोग गैस कर चुके हैं, कई लोग नहीं कर पाए। ये तो इमेज किस चीज की? हाँ, ये इमेज किस चीज की है, इस पर आएंगे। लेकिन पहले, जैसे वीरू ने कहा, इस समय के पहले कॉल्स ले लिया जाए, कमाई की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद ये सब बातें होती रहेंगी। गावा सर, गुड आफ्टरनून। गावा सर, इस समय का पिक कौन सा? वही जो प्रधानमंत्री ने बोला, अभी कंपनी अच्छी कर रही है, मतलब सरकार अच्छी कर रही है, और वो है हिंदुस्तान कॉपर। अच्छी तेजी। यस, अब बोला है तो बोला है, तो हम तो मानेंगे इस बात पे। ट्रेड कर रहा है 156 पर हिंदुस्तान कॉपर। ये मुझे लगता है पहला टारगेट है 160 का, फिर 170 का, और भी हाई जोन देखोगे। स्टॉप होगा करीब 152 का हिंदुस्तान कॉपर। कंपनी अच्छी कर रही है, मतलब सरकार अच्छी कर रही है। हिंदुस्तान कॉपर आपकी स्क्रीन पे 156 पे, याद रखिएगा हिंद कॉपर आपकी स्क्रीन पे जो ट्रेड कर रहा है वो डे हाई पर है। प्लस ये इसका मोटा मोटी समझ लूँ तो मैं अक्टूबर 2021 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। दैट मींस 52 वीक हाई भी आपकी स्क्रीन पे हिंदुस्तान कॉपर का फ्लोट करता हुआ है। कविता जी, गुड आफ्टरनून। आपका कमीशन ट्रेड करेगा? Very good afternoon. Good afternoon, everyone. Well, conviction trade अभी short side होगा। आज सुबह से फार्मा में हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। सो लालपेट लैब यहाँ पर मुझे दिखता है फर्दर डाउनसाइड मूव बनते हुए दिखेंगे। द वे इट इज फॉर्मिंग राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, ये फर्दर गिरता हुआ दिख सकता है। 2309 के लेवल्स पर फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहे हैं। अंटिल 2325 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, इसमें गिरावट बनी रहेगी। मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट 2280 तक, 2290 2280 के प्राइस टारगेट्स होंगे। लालपेट लैब पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया। ये है भाई साहब सेल का आइडिया। एक हिंदुस्तान कॉपर खरीदें, डॉक्टर लाल पैथलैब्स पे बिकवाली करने की सलाह। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, इस समय का प्रेफर्ड पिक? आशीष जी, ICICI प्रू लाइफ में शॉर्ट कॉल है। स्टॉक बहुत टाइम से 580 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 565 के आसपास था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। 570 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपको फ्यूचर में शॉर्ट करना है तो मैं वो लेवल्स भी आपको बता देता हूँ। 563 के भाव चल रहे, 64 के भाव चल रहे फ्यूचर में, वहां पर आप अभी बिकवाली कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस 572 के रहेंगे और टारगेट 535 के रहेंगे। तो 535 के लिए आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के फ्यूचर में बिकवाली करिए और 572 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी दिया जा सकता है। जो 560 वाला पुट ऑप्शन है आईसीआईसीआई प्रू का 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 20 रुपए के टारगेट सेट करिए। आईसीआईसीआई प्रू एक और सेल कॉल, और सही है, बाजार भी वैसे ही माना इसके ट्रेड सही पड़ रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू पे एक सेल आइडिया आता हुआ 560 का चाहे तो पुट भी लें। बीएमएल के नंबर्स आ रहे हैं, उस पर आ रहा हूं क्विकली। पहले सतपुते साहब से उनका पिक ले लिया जाए। सतपुते साहब, क्या रडार पे इस समय? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए मेरी नज़र लॉन्ग साइड पे है और यहाँ पे एक तो रिलायंस तो एक सुबह से रडार पे है, लेकिन कुछ नया अगर मैं ढूंढूं तो यहाँ पे मुझे और एक स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, वो है टाइटन। देखिए टाइटन में एक क्लियर कट ब्रेकआउट मिला है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो फ्यूचर में 3040 ये इसका स्विंग ट्रेडिंग का अर्लियर हाई था, और ये जिस तरह से 3040 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्लियर कट 3100 का होगा। सो टाइटन बाय करना है 3040। ये ब्रेकआउट अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा करीबन 3025 का, और 3025 के स्टॉप लॉस के साथ टाइटन को लॉन्ग करेंगे। सामने टारगेट सेट करेंगे 3100 का। बाय टाइटन। टाइटन, हिंदुस्तान कॉपर, ये जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स कुछ देर पहले दिखाए थे उसमें बजिंग थे, चर्चा में आ भी रहे थे और एक्सपर्ट्स को पसंद भी आ रहे हैं। टाइटन खरीदारी करनी है, 3025 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। इस समय के परफेक्ट ट्रेडिंग आइडियाज हो चुके हैं। अब चला जाए कोलकाता, एक और राजेश जी हैं वहां पे, अग्रवाल साहब हमारे, जिनसे जाना जाए एक बढ़िया सा फंडामेंटल बाय आइडिया। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। कौन से स्टॉक पे दाव लगाना है सर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आपको, वीरेंद्र जी को, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। दाव लगाने की बात की जाए तो बाजार थोड़े से नरमी के मूड में है पिछले 2-3 दिनों से। मुझे लगता है इस वक्त कुछ अच्छे स्टॉक हैं जो ठीक ठाक भाव में मिल रहे हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे इस वक्त खरीदारी की सलाह दूंगा। कंपनी न केवल टेक्सटाइल में बल्कि पेपर में और रियल एस्टेट, ये 3 डिवीज़न में कामकाज करती है। टेक्सटाइल में डिमांड वापस से उभर कर आ रही है, पेपर में इनका एक्सपेंशन पूरा हो चुका है, टिश्यू पेपर में ये मार्केट लीडर हैं समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जो पहले ये लैंड बैंक की स्टोरी होती थी, अब ये प्रॉपर रियल एस्टेट का प्ले हो गया है। न केवल इनका वर्ली वाला प्रोजेक्ट बल्कि बॉम्बे में भी एक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बैंगलोर में नई लैंड लिए हैं, वहाँ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और सब बहुत अच्छे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अच्छे दामों में बिक रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ी स्टोरी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल छोटी अवधि के लिए भी कोई को ख़रीदारी करनी हो तो मैं यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। सेंचुरी टेक्सटाइल्स ये है आज का प्रेफर्ड पिक फंडामेंटली। तो इन लेवल्स पे यहां से गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके। हिंदुस्तान कॉपर खरीदना है, डॉक्टर लाल पैथलैब्स पे एक सेल आइडिया, लाइकवाइज आईसीआईसीआई प्रू पे एक सेल कॉल और टाइटन पे एक बाय साइड का आइडिया। ये थे ट्रेडिंग बेट्स। फंडामेंटली सेंचुरी टेक्सटाइल्स अभी राजेश अग्रवाल साहब ने मेंशन कर दिया। अच्छा, इस बीच सतपुते साहब बीईएमएल का चार्ट खोलिएगा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहे थे जब ये पिक्स चल रही थी। दिक्कत में है नंबर्स, साल दर साल आय 14% गिरी है। 55 करोड़ का एबिटा लॉस था पिछले साल, 50-51 करोड़ रुपए का एबिटा लॉस फिर कर दिया इस कंपनी ने। 82 करोड़ रुपए के लॉसेस थे नेट, 75 करोड़ रुपए के लॉसेस अभी भी नेट। कुछ सुधरा नहीं है, साल दर साल तस्वीर बिगड़ी हुई है। रेवेन्यूज के फ्रंट पे दबाव है, ऑपरेशनली वही चैलेंजेस कंटिन्यू होते हुए, लिंगर ऑन करते हुए। रिजल्ट आते थे पिटना शुरू हुआ है स्टॉक। चार्ट्स पे कैसा? आशीष जी, देखिए चार्टिकली मुझे थोड़ा यहाँ पे वीक दिखता है। अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे 2 सिग्नल्स मिलते हैं चार्टिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस सिंपली मींस ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 2000 और 2100 के बीच में। और ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रोबेबली ये सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा माउंट होगा। कहाँ तक होगा? मेरे हिसाब से इसका जो प्रोजेक्शन बनता है पोजिशनली वो बनता है करीबन 1750। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि एक 200 पॉइंट का और एक फॉल इसमें आ सकता है, पोजिशनली मैं बोल रहा हूँ। रही बात सपोर्ट की, तो देखिए पहला जो सपोर्ट बनेगा वो 1880 का बनेगा, वो टूटेगा, फिर मुझे लगता है हमारा जो लोएस्ट लेवल का टारगेट है 1700 1750 वो भी आएगा। तो यहाँ पे एक बात तो तय है कि यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना है, लिक्विडेशन इज प्रिफर्ड।
ओके बी मिला आपके स्क्रीन पे पोस्ट नंबर्स करीब करीब इस वक्त 37 रुपये नीचे 1944 पे ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे इसका, टिक बाय टिक चार्ट लगभग 1946 यस डीलो पर ट्रेड करता हुआ। फर्स्ट टिक में ही गैप क्रिएट हो गया था और उसके बाद परसिस्ट करता हुआ। खैर एक बार निफ्टी बैंक लेके आइए जो कि इस वक्त 44,331 के जोन पे आके ट्रेड कर रहा है। आशीष कल पॉलिसी में जैसे कि जो हेडलाइन नंबर्स थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो रेट्स थे, लेकिन हम सब अक्सर जब इस बार मैनेजमेंट से इंटरेक्शन कर रहे थे एक बार पूछते थे सर कि आपका जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है वो कितना बढ़ा, आपके कासा में डिपॉजिट्स कितने बढ़ गए। ये जो चीज़ कल आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की है ICRR इंक्रीमेंटल कैश रेशो, इसके मायने क्या हैं? क्या ये जो एकदम से सडन वीकनेस आई है वो इसी के कारण परसिस्ट कर रही है जो नया ये ICRR इंट्रोड्यूस किया गया है? कि बहाना बन गया ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकली इम्पैक्ट शायद ना पड़े। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व, कैश CRR तो वही का वही है, 10% इंक्रीमेंटल फॉर द टाइम बीइंग, ये कहते हुए कि सिस्टम में एक्सेस लिक्विडिटी है उसको सकआउट करने की जरूरत है। और वो एक्सेस लिक्विडिटी क्यों आ गई भाई? 2000 के नोट वापस लिए थे, बैंक्स के पास फ्लश हो गया था पैसा, वो एक्सेस लिक्विडिटी इसीलिए है। 1.6 ट्रिलियन रुपीस की लिक्विडिटी जुलाई में थी, शायद बढ़ के 2.5 ट्रिलियन रुपीस की आई थी, गवर्नर साहब ने अगस्त में आ गई थी। तो एक्सेस को सिर्फ टैप करने के लिए फेस्टिव सीजन से पहले ये करा गया। उसका अब इंक्रीमेंटली पैसा रखना आरबीआई के पास जिसपे कुछ मिलना नहीं, इनको थोड़ा बहुत नुकसान है उस पैसे का, और प्लस मार्केट से इक्विटी स्क्वीज हो रही है तो बैंक्स जब अच्छा एनवायरनमेंट है तो उसमें लोन डोल आउट नहीं कर पाएंगे। पर ये बहुत टेम्पररी सा मेजर साउंड करता है, लॉजिकली फंडामेंटली बहुत ज्यादा इससे कोई नीडल मूव नहीं करता है। हाँ सेंटिमेंट डैम्पिन होगा थोड़े बहुत, वो बात अपनी जगह, बहाना बन गया मुझे ज्यादा लगता है। पर राजेश अग्रवाल सर बेहतर प्लेस्ड होंगे। राजेश अग्रवाल सर सिर्फ बहाने के तौर पे देखूं क्या? अगर ऐसा क्योंकि मूड बिगाड़ने वाला काम था तो सरकारी बैंक इस तरह से आउट परफॉर्म नहीं कर रहे होते, आज से प्राइवेट बैंक्स गिर रहे होते। कोई वाकई मूड बिगड़ गया क्या इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो सुन के आपका? जी नहीं, ये जो आपने सही पकड़ा है, ये सिर्फ टेम्पररी मेजर है। और कल गवर्नर साहब ने क्लियरली कहा था कि ये सिर्फ टेम्पररी मेजर है, क्योंकि 2000 के नोट जो वापस आए और लिक्विडिटी बढ़ी उसको कर्ब करने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए हुआ हो। तो इस वक्त सिर्फ सेंटिमेंट की बात है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। गिरावट आ रही है, खरीदारी के मौके हैं। आप देख लो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आज अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। कुछ दिनों से प्राइवेट सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर में दबाव बना हुआ था। नतीजों पे अगर ध्यान दिया जाए अपने इस इंक्रीमेंटल CRR और जो भी कमेंट्री कल आई थोड़ी हॉकिश थी, तो उन सबको अगर दरकिनार रखें तो रिजल्ट सबके ही बहुत अच्छा है, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साइड से, और वो भी छोटी बैंकों के साइड से। अगर इसमें कोई को सेलेक्ट करना हो तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे इस वक्त उपलब्ध है। रिजल्ट्स लगातार 3-4 क्वार्टर्स से बहुत अच्छे आ रहे हैं। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो उनकी PCR है वो बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है। NPAs बहुत नेग्लिजिबल हो गए हैं और बैंक जिस तरीके से ग्रोथ पाथ पे जा रहा है, डिजिटली वगैरह मूव करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड दे सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी और बड़े बैंकों में, स्टेट बैंक में हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। अब हाँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सेंटिमेंट बिगड़े हुए हैं बस, और कुछ नहीं। सरकारी बैंक्स वैसे आज सुबह, आज एक कुछ सेक्टरल पॉकेट दिखाता हूँ। इकलौता PSU बैंक इंडेक्स दिखाइएगा, क्या बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आज डिलीवर कर रहा है। ये देखिए सरकारी सुबह से खराब, कमजोर बाजार है, 1.5% ऊपर है। अग्रवाल सर ये चला इसीलिए कि मोदी जी ने कल सरकारी बैंक की तारीफ कर दी क्या? कह सकते हैं, कह सकते हैं। वो भी एक फैक्टर तो है ही। वो भी रिजल्ट्स के अलावा वो भी एक फैक्टर है। जब मोदी जी ने कहा है तो वाकई फिर बाजार ने हाथों हाथ लिया है। अरे LIC का नाम लिया, LIC फट रहा है आज। LIC पे अभी जा रहा हूं मैं, लेकिन सरकारी बैंक आज सुबह से, आपको याद होगा आज वो जब 4 का चौका सुबह लिया था तो इंडियन बैंक चंदन ने मेंशन करा था, 5% उसी वक्त फट गया था। उसके बाद 10 बजे के शो में जब हम लोग वो पिक्स लेकर आए थे उसमें कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक मेंशन हुए थे। सरकारी बैंक तब पकड़े थे और सब सरकारी बैंक ने दिन के दौरान बहुत अच्छे मूव्स दिए भी। बढ़िया रहा वो ट्रेड, सारे के सारे बढ़िया ग्रिप में ये पॉकेट आई थी सुबह से। और अभी भी अगर कुछ फंडामेंटली चुनना है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पिछले कई क्वार्टर्स से इकलौता सरकारी बैंक है जो सबसे ब्यूटीफुली अपने नतीजे प्रेजेंट कर, अगर आप और अननोटिस जाता है, धीरे धीरे करके देखिए क्या 38 रुपए के आसपास, अपने हाइस के आसपास वापस आके
खड़ा हुआ है। अच्छा, LIC के मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले अमित सेठ साहब पैनल में जुड़ते हुए। अमित जी पहले नहीं जुड़े थे क्या डायरेक्टर साहब? अरे लेट हो गया आप। अमित जी आज का पिक कौन सा? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, इस समय का मेरा टॉप पिक रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लूज बन रहे हैं। स्टॉक ने अपने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया और वहां से हम वापस एक स्विंग अपटिक देख रहे हैं। इसके पीयर ग्रुप ने ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्म किया, लाइक जिंदल स्टील एंड JSW ने, और टाटा स्टील ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 121 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे नियर टर्म के 125 के, और स्टॉप लॉस रखूंगा 119 रुपए का। टाटा स्टील, ये खरीदारी करने का कॉल आता हुआ सेठ साहब की तरफ। जोड़ दीजिए इसको इस समय के टॉप कॉल्स में, एक बाय आइडिया और आपके सामने। अच्छा, LIC का स्टॉक दिखाइएगा। अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है, नतीजे लार्जली इन लाइन है, थोड़े बहुत बेहतर होंगे। कल पार्लियामेंट में LIC चर्चा में भी आया था, तारीफ भी हुई LIC की। खैर 3% ऊपर इस समय स्टॉक कामकाज कर रहा है। फंडामेंटली ला दूंगा LIC पे तो। अग्रवाल सर आपके पास आता हूं। LIC चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने CNBC आवाज से खास बातचीत में कहा है कि कॉर्पोरेट प्रीमियम्स का बड़ा हिस्सा डिफर्ड होने से नतीजों पर दबाव रहा। Q2 में कॉर्पोरेट प्रीमियम आने से नतीजे अच्छे रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि अदानी में निवेश को लेकर पॉलिसी धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है। सुनिए। सर, CNBC आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल नंबर्स पे ये रहेगा। Q1 के नंबर्स देखे जाए, APE फ्रंट पे, प्रीमियम फ्रंट पे या VNB और मार्जिन फ्रंट पे निराशाजनक रहे कंपनी के लिए। आपका इस पे कैसा असेसमेंट था? आप कैसे रीड करते हो ये नंबर्स को? और मुख्य तौर पे आपके मुताबिक क्या वजह रही ये निराशा की जो इन नंबर्स में देखने मिली? न्यू बिजनेस प्रीमियम में थोड़ा सा गिरावट आई है। उसका मुख्य कारण है, आप अगर लक्ष्य करेंगे कि पिछले साल का जो मार्च क्वार्टर था, 23 का जो लास्ट क्वार्टर, उसमें थोड़ा सा प्रेशर रहा है बिकॉज ऑफ टैक्स और अदर इश्यूज जो था, तो कुछ बिजनेस ये फर्स्ट क्वार्टर का वहां शिफ्ट हो गया है। वो एक कारण है। जो दूसरा कारण है कि हमारा जो ग्रुप इंश्योरेंस बिजनेस है, जो कि बड़े पैमाने पर बड़ा प्रीमियम आता है, बड़ा हिस्सा रहता है, उसका कुछ बड़ा प्रीमियम जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में नहीं आया। जो रिसीवेबल्स है वो थोड़ा सा डिफर हो गया है, वो बाद में आएगा, सेकंड या थर्ड क्वार्टर में वो आएगा। ये कुछ कारण के लिए जो है थोड़ा सा गिरावट हुआ है। उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत गिरावट हुआ है, बहुत थोड़ा सा गिरावट है। क्वार्टर के बाहर निकल के अगर हम जुलाई के प्रीमियम नंबर्स देखते हैं तो उनमें गिरावट आई है। 47% ऑन ईयर की गिरावट आई है। आप मानते हो कि अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा कैचअप करना पड़ेगा? ये ग्रुप के अलावा भी बहुत सारे दूसरे सोर्स में कैचअप करना पड़ेगा? और अगर Q2 का परफॉर्मेंस आपके असेसमेंट में देखा जाए तो आप मानते हो कि ये इंडस्ट्री के इनलाइन रहने की अपेक्षा रहेगी? निश्चित रूप से। आप देखें जुलाई महीने का अगर आप फिगर की बात की है, जुलाई में ग्रुप का आया नहीं है अभी तक, लेकिन जुलाई में हमारा इंडिविजुअल में ग्रोथ है। इंडिविजुअल प्रीमियम सम ग्रोथ, नॉट वेरी हाई बट अच्छा ग्रोथ हम लोगों ने दिखाया है ग्रोथ। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगस्त और सितंबर जो हमारा ये रहता है उसमें डेफिनेटली इंडिविजुअल में अच्छा ग्रोथ रहेगा, और ग्रुप का वो प्रीमियम अगर मैटेरियलाइज हो जाता है, जो प्रीमियम डेफर हुआ है, तो Q2 डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। मुझे आपसे ये समझना है, ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 खत्म हुआ, आपने कुछ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स भी किए थे लास्ट क्वार्टर में अदानी ग्रुप कंपनीज में। अगर सब इन्वेस्टमेंट्स को साथ में लाया जाए तो आपकी स्थिति आज अदानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट्स की कहाँ पे है, और आप इन्वेस्टर्स को कैसे अश्योरेंस देते हो आगे जाके? देखिए, मैं पहले भी बोला है, ये कोई हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक इस स्टॉक की बात आपने की, मैं सबको आश्वस्त करता हूं, ये स्टॉक में LIC ने कभी भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि अच्छा प्रॉफिट है। आज के तारीख में भी बहुत प्रॉफिट में है। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू देखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। लेकिन ये क्या है, लोगों के मन में कभी कभी शंका होती है। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूँ, कोई शंका की बात नहीं है। LIC का जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम है बहुत मजबूत है। IRDA का रेगुलेशन है, इंश्योरेंस एक्ट है, हमारा इंटरनल SOP भी है, इन्वेस्टमेंट कमेटी है, बोर्ड है। तो LIC के जो कस्टमर जिनका पैसा यहाँ है पूरे रूप से सुरक्षित है।
भाई अदानी को लेके कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब पैसा सुरक्षित है। और ये खैर अपडेट्स आ रहे थे किस तरह से वापस गेन्स क्लॉक करने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, इस बार नतीजे कमजोर इसीलिए हैं कि कॉर्पोरेट प्रीमियम्स का बड़ा हिस्सा डिफर्ड था। सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में वो प्रीमियम आएगा और नतीजे शायद बेहतर होते हुए वापस आपको नजर आए। शायद बाजार उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा हो स्टेटमेंट को। 3% इसीलिए एलआईसी कमजोर नतीजों के बावजूद, या इनलाइन नतीजे सुबह मेंशन करे गए थे। सुमित असल में बगल में खड़े हैं स्टूडियो में, इसीलिए मजबूत खड़ा हुआ है 3%। अच्छा अग्रवाल सर, आज सुबह भी थोड़ी देर पहले साजबू सेंसेक्स कर रहा था, उसमें भी सवाल यही था। सब कंसर्न इस पे, वो जो ऊपर के भाव पे हम सब रिटेल ने ले रखा है और हमने कभी अपना भाव तो देखा नहीं, हम सब रिटेल लेके बैठे हुए हैं और कोई नहीं है इसमें। रिटेल फंसा हुआ है बुरी तरीके से। एलआईसी पे आप लोग का व्यू क्या है? किसी के लिए एलआईसी पे ही बैठे बैठे इंतजार करना है अपने इशू प्राइस के भाव के ऊपर आने का, या स्विच कर डालूं साहब? आशीष जी, ऐसा है कि हमने जब ये अदानी का फियास्को हुआ था और कुछ खबरों के कारण से एलआईसी भी न्यूज़ में आ गई थी और बहुत गिरावट आई थी, उस वक्त हम लोगों ने एलआईसी पे कवरेज इनिशिएट करी थी और हमने बाई की रिपोर्ट निकाली हुई है। हमारे क्लाइंटों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आप देखो तो भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी आज की डेट में 61.42% का मार्केट शेयर है। हालांकि ये मार्केट शेयर थोड़ा गिरा है, फिर भी 61.42% का मार्केट शेयर मतलब मार्केट लीडर यही है। एयूएम देखेंगे 46.11 लाख करोड़ की एयूएम इस बार रिपोर्ट की गई है, जो कि 12% बढ़ी हुई है। प्रीमियम थोड़ा सा नीचे आया है, जैसे अभी मोहंती साहब से भी हम लोग सुन रहे थे कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में वो प्रीमियम जो डेफर हो गया है आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी चिंता की कोई बात है। फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है और अदानी ग्रुप्स के जो स्टॉक को लेकर के इस कंपनी के बारे में चिंता बनी हुई है। हमारा ये मानना है कि वो स्टॉक आज की डेट में भी प्रॉफिट में है क्योंकि बहुत नीचे के भाव में लिए हुए हैं, और अगर पूरे एयूएम के साथ 46,11,000 करोड़ की जो एयूएम है उसके साथ अगर आप इसको जोड़ते हो तो परसेंटेज के लिहाज से वो कोई बहुत बड़ी, उस लिहाज से बड़ा अमाउंट नहीं बनता है, बड़ा परसेंटेज टर्म्स में नहीं आता है। तो मैं समझता हूँ कि इस लेवल्स पे यहाँ पे लोगों को निवेश अपना बनाए रखना चाहिए। कोई गिरावट आती है 630 640 तक तो वहाँ खरीदारी भी की जा सकती है। हॉराइजन थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा। ओके, एलआईसी पर आपका ये व्यू है। इस बीच एक बार जरा हिंदुस्तान कॉपर लेकर आइए। प्रकाश सर ने मेंशन किया था 159.40 डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। देखिए एक चीज़ बात तो ये भी याद रखिएगा, ये डे हाई पर है और बड़ा कारण जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि शॉर्ट कवरिंग इसमें हो सकती है काफ़ी। इट्स इन बैन, तो जितने भी शॉर्ट थे जो कि कोलैप्स होने के बाद इन्होंने ग्रिप ली थी लास्ट वीक और इनफैक्ट मंडे को वो थोड़ा कवर करते हुए, जरा इसके फ्यूचर्स का ओआई लिखे आई, वो एग्जैक्टली आपको रिफ्लेक्ट होगा। ये कॉल थी कैश की, याद रखिएगा। इट्स 160 170 का टारगेट है। अब ऑलमोस्ट अपने फर्स्ट टारगेट की तरफ। ये स्क्रीन पे जो प्राइस मेंशन है ये स्पॉट का मेंशन है। 159.30 आगे फ्यूचर्स में ओआई को देखिए, 3,98,000 शेयर कम हुए, 1.66% ओआई सब्सट्रैक्ट हुआ है, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग। अच्छा, 2-3 स्टॉक्स जो कि डे हाई पे कर रहे हैं ट्रेड। रिलायंस लेके आइए, याद रखिएगा रिलायंस निफ्टी और निफ्टी बैंक के बीच में जो सब्सटेंशियल डिफरेंस है उसको क्रिएट करता हुआ रिलायंस डे हाई पर है ट्रेड। क्योंकि इस पैनल में गया था, मैं इसको हल्का से एक बार मेंशन करना चाहूँगा। राजेश जी, सेकंड थॉट्स मैं आपसे लूँगा। रिलायंस डे हाई पर और अब एक टिपिकल फ्लैग पर ट्रेड कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है 2553 पे। कोई ऑप्शन जोड़ना चाहेंगे आप इस पे, इस स्टॉक पे? राजेश सतपुते जी। वीरेंद्र जी, देखिए रिलायंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इट्स अ डायमेट्रिक फॉर्मेशन। ये शॉर्ट कवरिंग वाला फॉर्मेशन है। अगर आप देखो इंट्राडे में यहाँ पे डिप मिलता है लेकिन यहाँ पे रिकवरी हो रही है 10-20 डीएमए का सपोर्ट लेके। टेक्निकली 2600-2620 है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो टारगेट रहेगा फॉर फ्यूचर। तो स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 2520 का। लेकिन आज जो आपने कहा कि ऑप्शंस कौन सा ले, तो देखिए एक कॉल ऑप्शन है 2540 और ये डिस्क्लोजर रहेगा, ये हमारे क्लाइंट के साथ हमने शेयर किया हुआ कॉल है। तो ये जो 2540 का रिलायंस का कॉल ऑप्शन है, इट इज एट 46, इसे आप बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 30 और जो टारगेट सेट करना है आपको वो रहेगा करीबन 70 से लेकर 75। तो मुझे लगता है इस रिलायंस के 2540 का कॉल ऑप्शन ये थोड़ा आपको सेफ्टी भी देगा। देखिएगा अगेन, मैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ है और तो मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। मार्केट्स है डे लो, निफ्टी 19,456 और निफ्टी बैंक को देखिए
44,247। मैं आपसे बार बार कह रहा था 310 की रेंज में, 340 की रेंज में इट्स सेल ऑन राइज। निफ्टी बैंक का टिक बाय टिक लेके आइए और ये अब 44,252 पे, और सुबह की तरह लेवल्स लेके आइएगा। देखिए मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि एज ए ट्रेडर 100, 150, 200 पॉइंट के स्विंग में अभी फोकस कीजिएगा। अभी वही मिल रहे हैं, उसी पे फोकस करना पड़ेगा। जो हमने 2 बजे डिस्कस किया था वहां से लगभग इस वक्त आपको समझ लीजिए 1.5 का फिर स्विंग मिल चुका है। इट्स 44,239। सुबह का लेवल लेके आएंगे एक बजे, और वो था 433 के बाद 281। अब जिस ट्रेजेक्टरी पे हमको फोकस करना है दैट्स 160, 44,160, उस पर फोकस कीजिएगा। 1.5 पर आशीष बैंक निफ्टी। आशीष ओके, डे लोस पर बैंक निफ्टी, दिक्कत इसी पॉकेट को, इसी की चर्चा हो रही है। अब 2/3% से ज्यादा का दबाव, 300 अंक दबाव में निफ्टी वापस आधा % कमजोर, मामला थोड़ा वापस गड़बड़ाना शुरू कर रहा है। देखते हैं सेशन कैसे और प्रोग्रेस करता है। एक्स ऑफ रिलायंस निफ्टी काफी दिक्कत में आ जाता। अच्छा, मैं सुमित के पास जाऊं और मंडे के आने वाले इंटरेस्टिंग नंबर्स पे बातचीत की शुरुआत करें, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे पहले 4 का चौका का टीजर दे देता हूं ताकि सब लोग प्रिपेयर्ड रहें अपनी बेहतरीन पिक्स के साथ। सबसे पहले मानस को दिखाइएगा। मानस आज सस्ता ऑप्शन कुछ देर बाद आपसे लूंगा। राजेश सतपुते सर, एफएनओ सुपरस्टार, आपकी बारी। कविता जी, इंदौर ले चलिए डायरेक्टर साहब। ये कविता जी, चार्ट का चमत्कार। और फाइनली मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल सर के पास जाएंगे। तो एक और बेहतरीन आइडिया, ये सेंचुरी टेक्सटाइल्स के बाद कौन सा है, राजेश जी बताएंगे। आप लोग रेडी रहिए अपनी पिक्स के साथ, उस बीच सुमित के पास चला जाए। वायदा के जो नंबर्स हैं बाद में आता हूं। हम 2 कोर नंबर से फोकस कर रहे हैं निफ्टी वाले, बिल्कुल लास्ट लेग। मेरे ख्याल से लास्ट लेग क्या, लास्ट दिन होगा रिजल्ट सीजन का, क्योंकि 15 तारीख को तो छुट्टी, तो सारे नंबर्स खत्म, उसके बाद इक्का दुक्का आने होंगे, आएंगे। और लास्ट लेग में आने सबसे इंटरेस्टिंग नंबर एक तो आईटीसी के और दिवीज लैब के। पहले आईटीसी कैसा प्लेस्ड है भाई, क्या नंबर है? 2 गेस्ट आपने कोलकाता के बैठा रखे हैं, अमित जी बैठे। हाँ, वो आईटीसी का एक्साइटमेंट था हमें, तो हमने कहा चलो अब 2 गेस्ट कोलकाता के, तो आईटीसी की साथ ही शुरू। सर एजीएम गए थे क्या वहां पे आप? आज सुबह तो एजीएम थी आईटीसी की। नहीं जा पाया, यहाँ शो था तो इसलिए नहीं जा पाया। वहां जाने से बहुत लेट हो जाता। राजेश जी क्या कह रहे हैं, जूस नहीं मिल रहा था वहां पे? जूस नहीं मिलता वहां पे। अच्छा। इससे एक बात क्लियर हो गई, शेयर होल्डर तो है। आईटीसी में एक्सपेक्टेशन क्या है? अच्छा, तो राजेश जी आपके लिए स्पेशली तो आप शेयर होल्डर इसलिए, तो कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं। 36% ये चल चुका है, पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मर आईटीसी है। होटल कारोबार का डीमर्जर ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। इन सब चीजों के बीच में अब नंबर्स, रेवेन्यू 17,300 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहने का अनुमान है। 15% कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, 4,800 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन 37% रादर इस तिमाही में देखने को मिल सकते हैं, जो कि 32-33% थे। और मुनाफा 4,800 करोड़ रहेगा, जो कि 4,100 करोड़ रुपए के सामने आएगा। तो YOY बेसिस पर एक बढ़िया नंबर आईटीसी के पोस्ट होने का अनुमान बाजार लगा रहा है। क्या क्या चीजें यहां पर क्रूशियल रहने वाली हैं? पहला, सिगरेट कारोबार 7 से लेके 8%, ये सिगरेट कारोबार की वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर है। 72 से 73% रेवेन्यू कंपनी के लिए सिगरेट कारोबार लेके आता है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ये था 7 से 8% की ग्रोथ। इसके अलावा एफएमसीजी कारोबार 12 से लेके 15%, ये ग्रोथ यहां पर रहने का अनुमान है, और ये आउट परफॉर्म करेगी। अगर आता है ये नंबर तो ये बाकी एफएमसीजी प्लेयर्स को आउट परफॉर्म कर जाएगा। होटल कारोबार 30 से लेके 40%, इस पूरे सेगमेंट का सबसे बड़ा प्लेयर है ये, और अगर ये होता है तो 30 से 40%। इंडियन होटल के नंबर अच्छे थे तो उससे आप क्यों उठा लीजिएगा। पेपर कारोबार में -5 से लेके 10% के आसपास की ग्रोथ। जेके के नंबर ठीक थे, लेकिन इसके केस में सेगमेंटेशन थोड़ा सा अलग है, तो उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। और एग्री ट्रेडिंग कारोबार के अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, वहां पर भी 15 से लेके 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये टोबैको सेगमेंट का फर्दर सेग्रीगेशन है। आय ग्रोथ करीब 10%, वॉल्यूम ग्रोथ 7 से लेके 8%, और ईबिटा 10 से लेके 11% बढ़ने का अनुमान है। यानी कि मोर और लेस जो पिछली बार की इनपुट कॉस्ट थी उसी के आसपास ही यहाँ पे इनपुट कॉस्ट आएगी, इसीलिए ईबिटा फ्रंट पर उतनी ग्रोथ वहां पर नहीं देखने को मिल रही। एफएमसीजी कारोबार में 12 से लेके 15% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है। पिछली तिमाही में था 10%, तो उसके सामने 2 से लेके 3% की ग्रोथ, और पिछले साल इस तिमाही में था 4.5%, तो उसके सामने एक लो बेस के लिए बड़ा बढ़िया नंबर आप देखने के लिए तैयार रहे। तो एफएमसीजी और सिगरेट 2 कारोबार में बढ़िया ड्राइविंग फोर्स रहने वाली है। होटल कुछ हद तक सपोर्टिव रहेगा, इस लिहाज से अच्छे नंबर का अनुमान आईटीसी में लाके चल रहे हैं सब लोग।
ये है आईटीसी, 7 से 8% सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ। पुरी साहब ने, संजीव पुरी ने जब आईटीसी के एजीएम को आज संबोधित करा था तो वो डीमर्जर, उसका रैशनल क्यों कर रहे हैं ऐसे, ताकि हम पनपा सकें अभी भी उस धंधे को, इसीलिए हम कुछ स्टेक रखना चाहते हैं उस बिजनेस में। तो होटल और उस डीमर्जर का रैशनल समझा रहे थे कि हम अपना कैपिटल एलोकेशन जो है उसको और शार्पन करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का रीऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में हो रहा है। बाकी अगर आप सुनना चाहते थे इससे बियॉन्ड कुछ, भाई सब तो इन्फोटेक का इंतजार कर रहे थे, आ गया होटल पहले, तो ऐसा कोई इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है। इन्फोटेक कैसा कर रहा है, इन्फोटेक्स में किस तरह के जेवीज हम लोग वीव कर रहे हैं, एफएमसीजी में हमने किस तरह के 25 ब्यूटीफुल मार्की ब्रांड्स इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में क्रिएट कर दिए, ये सब लार्जली वहाँ पे चर्चा में आया था। तो एजीएम से ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन नंबर्स रिलेटेड आपकी स्क्रीन्स पे। आईटीसी पे अनबायस्ड व्यू के लिए गाबा सर के पास जा रहा हूं। गाबा सर, एक तो अनबायस्ड क्यों बोला मैंने वो बताइए आप, और व्यू क्या बन रहा है ये बताइए। मेरे पास तो है ही नहीं, तो बायस तो होगा ही नहीं। जब होता है तो मैं बोल देता हूं मेरे पास है। आईटीसी चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, नीचे आ सकता है, इसलिए नहीं कि मेरे पास नहीं है, लेकिन लगता है नीचे आ सकता है, थोड़ा स्लाइड हो सकता है। 448 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 460 जब तक पार नहीं करता अपसाइड तब तक बाय नहीं है। एक बार 460 पार कर लीजिए, गो आउट एंड बाय। बताओ, ये 490 के आसपास निकाल दिए थे क्या? हाई पे निकाले, कहां निकाले? 460 निकलना बहुत जरूरी है। अब मामला गड़बड़ा गया है क्या? आपने तो बहुत, हम लोग कहते हैं एक्विजिशन कॉस्ट अच्छी है, कंफर्ट की तो रख लेना चाहिए, आपकी तो बहुत बड़ी एक्विजिशन कॉस्ट थी आईटीसी की, क्यों Yes, थोड़ा ये मामला फंस गया क्या आईटीसी का लंबा? नहीं, अब तक तो अच्छा है, लेकिन मैंने काफी पहले निकाला है। मुझे पैसा मिल गया, निकाल देता हूँ। ऐसा कोई बिगड़ा नहीं है चार्ट, हम रेटेड में डरे हुए हैं। ये 450, 500 पे गाड़ी अटक गई, 500 जाते जाते अब 450 के नीचे स्लिप हो गया है। 500 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा देर रुकेगा, यहाँ पर सांस लेगा, फिर एक अप मूव मिलेगा, लेकिन वो जगह बाकी है टाइम वाइज करेक्शन की। ये बेसिकली सांस लेके लेटेगा नहीं, सांस लेके दौड़ेगा वापस। बिल्कुल, बस ठीक है। तो भाई ये आईटीसी सांस ले रहा और कुछ नहीं। दूसरा नंबर, दिवीज लेबोरेटरीज, हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब लिखे मुनाफा आधा, ऐसा हो रहा है क्या? डीवीस लैब का जरा लेकर आइए जरा नंबर सामने स्क्रीन पर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं और आप बाद में नोटिस भी करिएगा। 2 तिमाही में डीवीस लैब पहले था 3600 पे जब नंबर आए थे, और भाव ले आइए इनफैक्ट आप डायरेक्टर साहब पहले, तो 3600 का डीवीस लैब जब नंबर आया तब टूट के हो गया 2900, फिर वहां से वो चल के दोबारा गया 3600 3700, दोबारा नंबर आया टूट के हो गया 3000 और फिर वहां से डीवीस लैब, जरा 6 महीने या 1 साल का चार्ट लाइए तो ये रहा। एक साल 3 क्वार्टर दिखने पड़ेंगे ना। हाँ, तो उस चार्ट में आपको साफ दिखेगा। पहला नंबर वो रहा डिप जो आया 2900 2800, वहां से चला, फिर आया डिप, फिर गया वो 3000 और वहां से रिवर्स करके अब ये पहुंचा है यहाँ वापस वही आ गया। तो डीवीस लैब अब इन नंबर्स के बीच में ये अपने नंबर पोस्ट करेगा, तो वाई नंबर इसके खराब दिखेंगे, लेकिन क्यू ऑन क्यू नंबर इसके बेहतर दिखेंगे, क्योंकि पिछली तिमाही में बहुत ही बुरे नंबर थे, तो उससे अच्छे नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वाई नंबर पहले आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। करीब करीब 9% कंपनी का रेवेन्यू टूटने का अनुमान है, और मुनाफा जो हेडलाइन में था 41% गिरने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। लेकिन ये नंबर जो आ रहा है 413 करोड़ रुपए का, इसको अगर आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो ये 321 करोड़ से बढ़कर आएगा 413 करोड़। तो वाई आधा होगा, क्यू ऑन क्यू यहां पर एक बढ़िया जंप है 30% के आसपास। तो लो बेस का इफेक्ट आपको क्यू ऑन क्यू मिलेगा, हाई बेस का इफेक्ट आपको वाई दिखाई पड़ेगा। एबिटा फ्रंट पर 522 करोड़ रुपए का एबिटा आएगा, 847 करोड़ से टूटकर। वाई में 38% की गिरावट है, लेकिन क्यू ऑन क्यू में यही 487 करोड़ से बढ़कर 522 करोड़ रुपए आपको दिखाई पड़ेगा। मार्जिन 37% से टूट के 26 है, लेकिन तिमाही आधार पर 25 से बढ़कर 26% आएंगे। तो क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे, वाई नंबर हाई बेस की वजह से वीक आपको डीवीस लैब में दिखाई पड़ेंगे। ये नंबर है प्राइम ऑफिसी। इसके अलावा अब क्योंकि फार्मन में ज्यादातर सबने सरप्राइज किया, तो हो सकता है अगर सरप्राइज आ गया तो अलग ही रिएक्शन होगा स्टॉक में, लेकिन थोड़ी सी मार्जिन रिकवरी की बातचीत, ग्रॉस ईयर एंड की तरफ आते आते रेवेन्यू ग्रोथ में स्पेशली जेनरिक एपीआई में अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। नोवार्टिस की एक ड्रग है सकुबिट्रिल, और अब दोबारा नहीं बोलूंगा आगे आप समझ लेना, प्लस वल्सार्टन, ये 2 दवाई हैं, इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होने का अनुमान है। वो नोवार्टिस के लिए शायद नोवार्टिस की दवा थी जो इनके लिए काम करेगी, तो इसलिए डीवीस लैब वाई वीक, क्यू ऑन क्यू बेटर साइड पे नंबर्स एस्टिमेट लगा सकते हैं आप। बस सुमित, बस ऐसी दवाओं का और नाम नहीं लेते, जबान पे लकवा मार जाता है कहते हैं, इसीलिए ज़्यादा दवाओं पर, ऐसी दवाओं का नाम मत लिया कीजिए।
शुक्रिया आपका दिवीज लैब पर नंबर्स के एक्सपेक्टेशन बताने के लिए। आपकी स्क्रीन पर 3690 पे ट्रेड करता हुआ ये सबसे, अगर आप देखें तो बड़ा अंडर परफॉर्मर है। अगर आप निफ्टी फार्मा को देखें ना, आई मीन 28 मार्च से लेकर अब तक जो रनअप लिया, निफ्टी फार्मा ऑल टाइम हाई पे चला गया। एक क्रॉस चार्ट डायरेक्टर साहब फायर करेंगे प्लीज, दिवीज लैब वर्सेस निफ्टी फार्मा। राजेश अग्रवाल साहब, बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये, हालांकि लोअर लेवल से पुल बैक था, आई मीन 3000 की ट्रैजेक्टरी से 3600 तक का पुल बैक रहा। आपका व्यू इस पर, क्या करना चाहिए इस वक्त? नंबर्स के एक्सपेक्टेशन आपने सुनी ही। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ डिवीज ने नहीं, जितने भी बड़े एपीआई के प्लेयर्स थे ना, फिर वो चाहे लॉरस हो चाहे डिवीज हो, सब ने अगर अपने ऊंचाइयों से देखेंगे तो आधे दामों में ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसी कोई बहुत नियर फ्यूचर में उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि आपको 2-4-6 महीने में कोई बहुत बड़ा जंप एपीआई मार्केट में खास करके मिल जाएगा। तो अगर किसी को बहुत लंबी अवधि तक बने रहना हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी कंपनी है निवेश के लिए, लेकिन इस वक्त इससे बेहतर ऑप्शंस बाज़ार में हैं। फार्मा की बात की जाए तो मैं समझता हूँ सिप्ला एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर फार्मा में किसी को पैसा लगाना हो तो। ओके, तो यहाँ पे सिप्ला एक बेटर ऑप्शन है। अच्छा, इस बीच आशीष, जरा आज ऐसे ही तुक्के में जो प्रतिष्ठित कंपनी का एक जिक्र निकल गया था, जरा उसको देखिए। अब 104 पे डे हाई पर। कविता जी, क्या व्यू है आपका बीएचएल पे इस वक्त? नहीं सुन पाई वीरेंद्र जी। कविता जी, प्रतिष्ठा में ही खो गई आपने, ऐसा वर्ड डाल दिया। प्रतिष्ठित कविता जी आजकल खोई खोई रहती है। नो नो नो, नहीं, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं कविता जी, हो गया। मैंने बीच आजकल ये गुस्से में है, पता है आशीष, एक दिन क्या हुआ कि हमने ऐसी मैडम को बोल दिया कि मैम अपना माइक आप क्यों बंद कर देती हैं बार बार, क्यों बंद कर देती हैं बार बार, तो उस दिन से ये गुस्से में है। कविता जी ऐसा मत क्या कीजिए, ले देंगे आप ही हैं, पहले हम एक शिल्पा मेडी, मैं पहले आशीष और मैं शिल्पा मेडिकेयर को लेकर मजाक कर लेते थे, अब शिल्पा जी खुद पैनल में आ गई तो मजाक नहीं कर पाते हैं, बस दिक्कत ये है। तो वो भी हमारे लिए बच गया है ना, वो भी ऑप्शन नहीं बचा हमारे लिए। बीएचएल पे आपका व्यू क्या है? ओके, सो बीएचईएल काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप लिए हुए हैं ऑन अ डेली चार्ट टू, एंड इवन आज इंट्राडे सेटअप भी देखें तो एक अच्छे मूव्स दे रहा है। 103 के लेवल्स पर है, अंटिल काउंटर अपने 100 रुपया के लेवल को होल्ड किए हुए है। पॉसिबल मूव्स लगते हैं 105, 106 के आते हुए। तो अगर पोजिशनिंग है किसी की तो दे शुड स्टॉप लॉस मेंटेन करें 100 का फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 105, 107। ओके, बीएचईएल भाई सुबह चर्चा में आया था और बीएचईएल वाकई 3.5% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। एक काम करता हूं, बहुत कुछ अभी ग्राउंड कवर करना है। अभी तो 4 का चौका का टीजर दिया था, एक 4 का चौके के बेहतरीन पिक्स लेने हैं। दिलीप भट्ट साहब के साथ मार्केट बिग वॉइसेस पे बातचीत करनी है, यतिन भी रेडी हो रहे हैं, उनसे डीलिंग रूम का हाल लेना है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूं, उसके बाद 4 का चौका के साथ शुरुआत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भाई। निफ्टी 0.5%, निफ्टी बैंक 2/3% कमजोर। और प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था निफ्टी बैंक ने सारी बढ़त गवाई। अब वो बढ़त गवाई नहीं, दरअसल 1/4% दबाव में तब्दील हो गया है। मिड कैप्स प्रेशर माउंट हो रहा है ब्रॉडर मार्केट्स पर, ब्रेथ डिटोरिएट हो रही है, 2:3 का रेशियो डिक्लाइन के फेवर में। 2 बढ़ रहे हैं तो 3 गिर रहे हैं। 60% मार्केट इन रेड, और जैसे जैसे प्रेशर अब प्रोग्रेस कर रहा है आखिरी का, ये डिटोरिएशन और बढ़ता जा रहा है, यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ रही है। थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती हुई फ्राइडे के दिन। पर 4 का चौका पहले लाइए स्टिंग दिखाइए। सबसे पहले मानस को स्क्रीन्स। मानस, आज का सस्ता ऑप्शन कौन सा? तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए श्रीराम फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। टेक्निकल रीजन की बात करिए तो जो पुल बैक देखने को मिला था उसमें उसने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, तो एक वो लोअर टॉप बना था। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब ट्रेड करने लगा है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। हालांकि उसका नेकलाइन अभी नीचे है, नेकलाइन उसका मेरे ख्याल से 1790 के आसपास है, तो अभी वो दूर है, लेकिन पैटर्न नेगेटिव है। इसलिए मेरा समझना है कि श्रीराम फाइनेंस के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी चाहिए। 1800 वाला पुट ऑप्शन जो 32 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 55 रुपीज के टारगेट इस ऑप्शन में श्रीराम फाइनेंस के 1800 के पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो 32 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। 32 पे है, 22 का स्टॉप लॉस, 55 के लक्ष्य, 1800 का पुट श्रीराम फाइनेंस का। यह है आज का सस्ता ऑप्शन। माना चश्मा कहां गया?
नहीं, ऐसे ही ट्रेंड लगाया नहीं ऐसा। आदत तो ये बढ़िया कूल लगता है वो। अच्छा, आज का एफएनओ सुपरस्टार सतपति साहब दिखाइए स्क्रीन पे। सतपति सर, कौन सा? आशीष जी देखिए, लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा आइडियाज नहीं है, और जितने भी है मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने इधर उधर डिस्कस हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं सुबह जो हमने जो दिया था परसिस्टेंट, उसी को रिएटरेट करूंगा। परसिस्टेंट सुबह से देखिए अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को मेंटेन करा है। 4900 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, सुबह भी मैंने इसका जिक्र किया था, और 4900 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। 4930 पे ये फिलहाल फ्यूचर में है। तो इसी कॉल के साथ ही हम बने रहेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 4890 का, और मैं अभी भी मानता हूँ इसका टारगेट जो पेंडिंग है इनिशियली 5000 एंड देन प्रोबेबली 5100 5120 का। तो यहाँ पे परसिस्टेंट में मुझे अच्छा लग रहा है। सेफ्टी मेजर्स आप कह सकते हैं कि थोड़ा आईटी में अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ओके, आईटी में परसिस्टेंट, मेरे ख्याल से राजेश जी परसिस्टेंट सुबह मॉर्निंग में भी आप ही की कॉल थी। खैर, अब टेक पील चलते हैं कविता जी के पास। चार्ट का चमत्कार। कविता जी बताइए, क्या पिक कर रही हैं आप? या वीरेंद्र जी, सो लॉन्ग साइड आइडिया एक शेयर करेंगे। आज सुबह से स्ट्रेंथ लिए है काउंटर, दैट इज भारत फोर्ज। भारत फोर्ज अंटिल अपने 968 के लेवल्स को होल्ड किए हैं, या फर्दर मोमेंटम कैच होता हुआ दिखना चाहिए। 990 995 के प्राइस टारगेट के लिए भारत फोर्ज पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया। ओके, भारत फौज 976 पे डी हाई पे ट्रेड करता हुआ। स्टॉप लॉस कविता जी शायद मैं स्किप कर गया। स्टॉप लॉस क्या देंगी इस पे? 976 के बाय पे 968। ओके, 968 का स्टॉप लॉस या 968 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं मिड कैप फंड के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं आईआरसीटी के साथ जाना चाहूँगा। अगर आप देखो तो चारों डिवीजन, फायर वो टिकट के हो, केटरिंग के हो, रेल नीर के हो और टूरिज्म के, सारे डिवीजन अच्छे चल रहे हैं। और इस बार के जो तिमाही नतीजे आए थे उसमें बहुत अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ देखी गई 17.5% के आसपास, जहां हमने केटरिंग और टूरिज्म डिवीजन में बहुत अच्छी बढ़त देखी। हालांकि टिकटिंग में थोड़ा सा दबाव देखा गया था, बट वो डिवीजन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टॉप लाइन 17.5% बढ़कर आई। और FY23 के पूरे रेवेन्यूज़ अगर देखेंगे ना तो वो ऑल टाइम हाई पे हैं। तेजस और वंदे भारत इनके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही हैं। रिसीवेबल डेज घट गए हैं, जो कि पहले 8.5 बहुत दिनों बाद पैसे मिलते थे, अब 68% के जो बिलिंग होती है वो रेवेन्यू इनको दूसरे तीसरे दिन ही मिल जाती है। एक्सपेंशन रेल नीर में कर रहे हैं, करीब करीब जो 15 लाख लीटर पर डेली की कैपेसिटी है उसे 18.5 लाख लीटर कर देंगे। टिकटिंग में और वाटर में तो इनकी मोनोपोली बंधी हुई है, डेट फ्री कंपनी है। और मुझे लगता है कि जो 650-60 के लेवल्स पे ट्रेड कर रही है, अगर कोई 2 क्वार्टर्स तक रखता है तो 20% तक की बढ़त इसमें आराम से हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। IRCTC क्विकली रैप अप कर देता हूं। 4 का चौका सस्ता ऑप्शन मानस के सौजन्य से श्रीराम फाइनेंस का 1800 का पुट खरीदना है। 32 पे लिया, 35 पे आ गया, लेकिन हम 55 के लक्ष्य को राइट कर रहे हैं। 22 का स्टॉप है। सतपति साहब ने एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे परसिस्टेंट सिस्टम, वीरू ने सही पकड़ा था। सुबह क्विक सिंगल था मेरे ख्याल से, बाजार खुलते से ही परसिस्टेंट पे कॉल दिया था, और अभी भी एफएनओ सुपरस्टार पे भी परसिस्टेंट खरीदना है। 5000 5100 के लक्ष्य है। 4890 का स्टॉप। कविता जी ने भारत फोर्ज पे दाव लगाने की बात करी है। 968 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन बनाया। यह आज का चार्ट का चमत्कार। और मिड कैप फंडा के तौर पे अग्रवाल साहब ने IRCTC, यह है वो स्टॉक जो इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव लगता है। चारों सेगमेंट्स की बात कर दी, पांचों की, और फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। चलिए अब मार्केट बिग वॉइसेस की शुरुआत कर रहा हूं, और आपको आपकी स्क्रीन पे मार्केट एक्सपर्ट दिलीप भट्ट सर नजर आएंगे। दिलीप सर, हाय, गुड आफ्टरनून। दिलीप सर, पहला सवाल, आपको दिख रहा है कि हम टीवी दिख रहा है क्या? सॉरी, कम अगेन। टीवी आपके साथ CNBC से आवाज दिख रहा है क्या आपको? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। वीरू, इमेज दिखाएंगे भट्ट सर को, पूछे क्या है? हाँ, दिखाइए भट्ट सर, वैसे भी आजकल माल काटने का दिन है, माल खरीदवाने का दिन नहीं है।
है आशीष? भट्ट सर आजकल माल काटने का दिन है, खरीदवाने का दिन भट्ट सर ये सुबह हम लोगों ने 10 बजे इमेज दिखाई थी ये कहते हुए कि आज के आखिरी शो में बताएंगे ये क्या है। कोई गैस ये क्या है? वीरू आप डिस्क्राइब कर सकते हैं फोटो अगर क्लियर नहीं दिख रही हो तो। डॉक्टर साहब फुल स्क्रीन पे लेकर आइए। वीरू डिस्क्राइब तो कर दीजिए क्या हो रहा है ये फोटो में। No, I can't make out. हम सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड घूमे आशीष, वो मेरे ख्याल से देख रहे हैं, वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। समझ में आई सर? Sorry, I can't make out. नहीं समझ में आ रहा है भाई। चलिए थोड़ी देर और रुकते हैं। हाँ नहीं और रुकना है क्या? आशीष पहले बात करते हैं सर से, उसके बाद सर को बताएंगे फाइनली क्या ठीक है। पहले सर से बात करते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या है। ठीक है, चलिए दिलीप सर, अब मार्केट से डे लो सर। अब अगस्त जिस नोट पर शुरू हुआ, कल पॉलिसी आपने देखी, क्रूड एट 88 ऑलमोस्ट। एसबीआई ने अर्निंग्स में जो एनआईएम्स के साथ स्ट्रीट को सरप्राइज किया, आपको क्या लग रहा है? आई मीन ये सारे इश्यूज इनफ थे ट्रिगर करने के लिए एक सेल ऑफ, एफआईएस की सेलिंग, इंडेक्स में उनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी नेगेटिव, कितना डाउनसाइड दिख रहे हैं सर आप यहाँ से मार्केट में? मुझे लगता है जैसे कि ये अपना मार्केट काफी हद तक एक एफआईएस के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये हमने देख लिया कि जैसे मार्केट में एफआई का बाइंग लगातार चालू रहा, उस समय हमने देखा मार्केट्स रियली स्केल्ड एंड क्रॉस द प्रीवियस टॉप। और जिस मुकाम पे हम खड़े हैं अभी, और वहां पर जहां देख रहे हैं कि एफआईएस का हेजिटेशन दिखाई दे रहा है, जो कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा था, दैट हैज बीन इंटरप्टेड बाय सम अमाउंट ऑफ सेलिंग दैट दे आर डूइंग। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि मार्केट को अगर एफआईएस का सपोर्ट नहीं रहता है तो मार्केट शायद आइदर इट विल मूव साइडवेज और इट विल स्टार्ट स्लिपिंग डाउनवर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है शायद मार्केट 19,000 तक आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल टू इमेजिन। और मेरे हिसाब से मार्केट शायद इसी लेवल पे 500 to 700 पॉइंट्स के रेंज में शायद एक टाइम स्पेंड करेगा आने वाले दिनों में। और जैसे हम देख रहे हैं कि अगर ये एफआईएस का सपोर्ट थोड़ा विड्रॉ होता है तो मिड कैप पे भी प्रेशर जरूर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से मिड कैप्स में हमने देखा है कि लगातार उनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है, एंड सिलेक्टिवली दे हैव डन वेरी वेल। I think on the reverse side also they will see a fair amount of correction should we see any interruption in the FIF. ओके, इस बीच हमने जो सीएनबी के पास पे 2 बजे अप्रोच ली थी और निफ्टी बैंक, इट्स अ सेल ऑन राइज। लेवल था उस वक्त आपकी स्क्रीन पे 423 का, 357 का, आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए, इट्स नाउ 44,149, 161 आपको मैंने टारगेट दिया था, और अभी भी यहाँ से 100 पॉइंट और खिसकने के बहुत पोटेंशियल है। याद रखिएगा 44,500 दैट पुट राइटर, उसके नीचे कोई भी लेवल मीनिंगफुल है, दैट्स ओनली 2 लेवल्स। 44,000 का पुट राइटर जो कि खुद अब एग्जिट ले रहा होगा, और दूसरा है 43,800 जहाँ पे 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, प्लस 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। डील ओवर बैंक निफ्टी, हालांकि तर्कसंगत देखिए, अगर मैं ट्रेडर होता शॉर्ट तो कवर कर चुका होता। दिलीप सर, ये बैंक निफ्टी में क्या आप एक सीरियस डाउनसाइड खुलता हुआ दिख रहे हैं? देखिए हर चीज़ पॉजिटिव हमने नंबर्स में फैक्टर इन कर ली थी, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक के अच्छे नंबर्स हो, चाहे वो SBI के NIMs हो। उसके बाद से कल इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, हालांकि ये बहुत टेम्परेरी इशू है, पर आपको लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में सीरियस डाउनसाइड के पॉसिबिलिटीज़ है और कूलिंग ऑफ होना ज़रूरी भी है? अगर हम इस तरह से मानते हैं कि ओवरऑल निफ्टी आल्सो पॉसिबली वुड हैव पीक्ड आउट एंड फॉर सम टाइम, और शायद साइडवेज टाइम स्पेंड करेगा, तो मुझे लगता है कि दैट विल हैव टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय बैंक निफ्टी। और हम निफ्टी का अगर बैंक्स में अगर हम कॉम्पोजिशन देखते हैं, क्रेडिट ग्रोथ, और एक सेगमेंट को देखते हैं उसमें जहां पर है पर्सनल लोन्स, रिटेल लोन्स, और जहां पर रिटेल लोन्स है, जहां पर हम पर्सनल लोन्स देखते हैं, जो सभी बैंक बहुत कॉम्पिटिटिवली डिसबर्स कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी हाई है वहां पर। तो मुझे लगता है ये एक एरिया है जहां पर एक रिस्क इज गेटिंग स्लाइटली प्राइस्ड इन और इज गेटिंग बिल्ट इन, दो नॉट प्राइस्ड। तो मुझे लगता है शायद ये NIMs भी
जो एक फोर्थ क्वार्टर में हमने देखा एक ऊपर आ गया, that was largely because of the retail credit growth and within that personal loans. और मुझे लगता है समवेयर आने वाले टाइम में जिस तरह से आरबीआई पे हाईलाइट कर रही है और ये शायद मोर कॉन्स्पिक्यूअस हो जाएगा, तो शायद बैंक्स विच may continue to see some kind of pressure because they have gone up pretty well compared to the lows of the March. जी. तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में सी सम प्रेशर, और अगर एफआई का सपोर्ट नहीं मिलेगा और एफआई का सेलिंग आ जाएगा तो बैंक इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी लिक्विड काउंटर, वहां पर हम देखेंगे कि शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो एक निफ्टी बैंक्स में और ओवरऑल बैंक्स में वन शुड रिमेन अ लॉट मोर कॉशियस। ओके, इस बीच एचएल के नतीजे आए हैं। एचएल सुर्खियों में आजकल आपके, खैर अभी नंबर्स तो खैर न्यू थे ही। आय करीब 3663 से बढ़कर लगभग 3915 करोड़ रुपए रही है। टॉप लाइन में एक सब्सटेंशियल जंप है। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें वाई बेसिस पे करीब 30% का जंप है और ये करीब 620 करोड़ से बढ़कर लगभग 620 से बढ़कर 814 करोड़ रुपए रही है। तो ये एक सब्सटेंशियल जंप है यहाँ पर। और प्रॉफिट में करीब अगर आप सीक्वेंशली देखें तो ये जंप है अप्रॉक्सीमेटली 110% का। नहीं, अच्छा एक बार नंबर्स पे लेके आऊँगा। प्रॉफिट की फिगर है 814 करोड़, माफ कीजिएगा, तो ये 30.3% का जंप हुआ। अच्छा, यहाँ पे इनके मार्जिन्स थोड़े से श्रिंक हुए हैं। एक बार एचएल के इंट्राडे चार्ट लेके आएंगे। हाँ, थोड़ा सा अगर आप देखें मार्जिन्स के चलते हल्का सा स्टॉक बैकफुट पे आ रहा है और देखिए चला भी काफ़ी था 3717, अब इस वक्त डेलो की तरफ बढ़ता हुआ 3771, इनफैक्ट अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट करता हुआ एकदम से 3840 पे नंबर्स आए थे और उसके बाद थोड़ा सा ये स्टॉक बैकफुट पे आता हुआ। और एबिटा इनका रहा है करीब 876 करोड़ रुपए, 826 करोड़ से बढ़कर। बट यहाँ पे इनके मार्जिन्स जो हैं, अच्छा मार्जिन्स क्या रहे, इट्स 22.4%, 22.4% वर्सेस 22.8%। तो यहाँ पे मार्जिन्स में अगर आप देखें तो करीब 40 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। ओके, एचएल से बाहर निकलते हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग मूवर है। आई मीन थोड़ा सा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन दिलीप सर, ये एचएल के नंबर्स एक ऐसे वक्त पे आए हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो कल स्पीच थे उसमें हालांकि उन्होंने कुछ विषय को लेकर एचएल का जिक्र किया था, लेकिन डिफेंस अभी यहाँ पे एक बहुत बड़े मूव के बाद, एक सब्सटेंशियल वेल्थ क्रिएट करने के बाद, आई मीन जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एचएल, आई मीन 1000 रुपये का स्टॉक मात्र 1.5 साल की अवधि में अब करीब 4000 रुपये का है। कोई सीरियस कंसर्न है यहाँ पे, मतलब कि इतने बड़े मूव के बाद प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर इनको होल्ड करें? आपका व्यू क्या कहता है सर? मुझे लगता है कि एचएल के प्राइस में काफी सारे जो गुड न्यूज है, जो टेलविंड्स है, दे हैव बीन लार्जली बिल्ट इन द प्राइसेस। जो हम जिस तरह से जो मैक्रो एनवायरनमेंट देख रहे हैं और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट देख रहे हैं फॉर द डिफेंस सेक्टर एंड विद इन द डिफेंस सेक्टर द पीएसयूज, तो उसमें एचएल हमने देखा एक बड़ा बेनिफिशियरी रहा है। एचएल है, बीएल है, I would say to some extent even BML, तो ये काफी हद तक they have been priced in। तो यहाँ से certainly if you have and if you are holding, one should, I will say that 10-50% one should pair the position and one should wait, because ये भूलना भी नहीं चाहिए कि ये PSUs हैं और एक PSUs में कभी भी एक OFS का एक हैंगओवर या शैडो कभी भी रहता है, एंड राइटली सो, बिकॉज गवर्नमेंट आल्सो नीड्स मनी। और जिस तरह से इनके मार्केट कैप ऊपर गए हैं, गवर्नमेंट विल डेफिनेटली टेक एडवांटेज। बट हैविंग सेड दिस, द परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू टू बी गुड विदाउट एनी डाउट, लेकिन यहां से वेदर द प्राइसेस विल कीप पेस विद द परफॉर्मेंस, आई एम नॉट टू श्योर। मे बी इट विल एट बेस्ट बी इन लाइन विद द मार्केट और इट विल अंडर परफॉर्म। ओके, अच्छा सर, अभी बेस्ट चीज करने लायक है क्या? अगर हम बैंक्स को लेकर थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं और जो स्पेस काफ़ी चल चुके थे, जहाँ पे जैसे केमिकल में तो पहले से ही पेन था, उसके बाद आप देखिए ऑटो में थोड़ा सा हायर लेवल से कुछ स्टॉक्स ने ट्रिम होना शुरू कर दिया है। मेटल्स को लेकर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अभी भी है। रोज 2 स्टॉक्स ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर आज 52 वीक हाई पे था। JSPL जिंदल स्टील ने ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया। चेज करने लायक क्या है सर? फार्मा में कुछ स्क्रिप्ट्स जहां पर आप कंफर्टेबल हो, या फिर मिड कैप आईटी में कुछ, या फिर लार्ज कैप आईटी में जो आपको तर्क संगत लगता है इस वक्त चेज करने के लिए? और
ऑन सेलेक्टिव बेसिस अगर हम देखें, मुझे लगता है शायद फार्मा में अभी भी बहुत अच्छा स्कोप है, और उसमें मैं दिवीज को सिंगल आउट करूंगा, और मैं यही कहूंगा कि शायद मे बी दिस क्वार्टरली रिजल्ट मे नॉट बी ऑल दैट ग्रेट, पॉसिबली इट विल करेक्ट आफ्टर द क्वार्टरली रिजल्ट्स। लेकिन एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट जो हम मानते हुआ है कि यूरोप में जिस तरह से वातावरण फैला हुआ है, ये फार्मास्यूटिकल्स के लिए बहुत, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स के लिए खास करके बहुत अच्छा है, एंड विद इन दैट आई थिंक दिवी इज बेस्ट पोजीशन टू कैप्चर। और हम देखेंगे कि दिवीज के पास काफी अच्छी कैपेसिटीज हैं, और आने वाले क्वार्टर्स में उस दिखाई देंगे कि नए नए मॉलिक्यूल्स will be out licensed to Divi's, and possibly that will help Divi's quite a bit. तो यहाँ से हम Divi's में काफी bullish हैं, maybe some amount of corrections on the way is to be expected. तो Divi's काफी ठीक लग रहा है, और उसी तरह से मैं कहूंगा कि फार्मा सेक्टर में लुपिन भी काफी, लुपिन और सन फार्मा द फ्रंटलाइन स्टॉक्स काफी ठीक दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इनमें भी थोड़े बहुत FDA के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बट going forward, wo problems will not override their overall performance, and performance will continue to improve in a much better way. तो ये फार्मा सेक्टर एक जरूर हमारे रडार पे है जो हम रेकमेंड कर रहे हैं। और अगर फार्मा से हटके देखें तो मैं कहूंगा कि Z looks pretty interesting, particularly after this सोनी का जो इवेंट हुआ है, और यहाँ से इसका स्कोप बहुत अच्छा है। काफी अगर हम ऊपर से देखें तो अभी भी काफी नीचे चल रहा है, लेकिन प्योरली एज अ कंपनी एंड द स्कोप एंड द पोटेंशियल, Z can still be a kind of a multi-bagger over next 3 to 4 years is what we think is a possibility. Larsen and Toubro, one should still buy from the current levels. और जहां तक because Larsen Toubro ने फर्स्ट टाइम जो बायबैक दिया है, Indic has given a very good signal that उनके free cash flows बहुत अच्छी तरह से improve हो रहे हैं, and that is a big plus point for them, and overall tailwind in terms of the order books will continue. So I think Larsen Toubro looks pretty good and interesting even from the current levels. और अगर हम mid caps में देखें तो शायद I think it's going to be a mixed bag, because as what I said कि काफी अच्छा चल चुका है, and we should not be in a hurry to buy mid caps at these particular levels. ओके दिलीप साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और थोड़ा सा आपने रेड फ्लैग भी रेज किया यहाँ पर, और कुछ चुनिंदा स्क्रिप्ट्स जो चीज़ करने लायक हैं वो भी आपने टिप्पणी करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे इंडिसेस पे रखी, एंड हैव ए नाइस वीकेंड सर। बहुत शानदार है आपका, Thank you so much. यही उम्मीद करते हैं। मार्केट्स एट डे लो, मार्केट्स एट डे लो 19,419 और 44,153। देखिए बैंक निफ्टी में जो मेरा 2 बजे का कन्विक्शन था कि सेलिंग आएगी, उसके पीछे एक बड़ा कारण था, दैट वाज HDFC बैंक। जो चीज़ सुबह निफ्टी बैंक के प्रोस्पेक्टिव से बातचीत हुई थी वही HDFC बैंक पे भी लागू होती है। एक एवरेज अगर बार बार वॉलेट हो रहा है, दैट मीन्स प्राइस उसको अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये हुआ 100 डे के साथ। आज का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली HDFC बैंक का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। जब आपने कल सरेंडर कर दिया और आज का हाई वो नहीं कटा, तो दैट मीन्स सिंक होगा। नाउ HDFC बैंक एट डे लो, याद रखिएगा ये इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, जब मर्जर की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, बात होने वाली थी, सब कुछ हुआ था, उसका भी कई तेजियों का लेग था, और वो जो 20 जून का लेग था ना, उसके लो को वॉलेट कर दिया इसने। 16-18 बैंक निफ्टी पे खूबसूरत ट्रेड मिला। निफ्टी का जो डाउनसाइड लेवल था आज का शॉर्ट ऑन राइज 2 बजे का, आज के हमारे लेवल्स थे नीचे के 427,394, और अगर आप निफ्टी का आज का लो देखें इस वक्त 424 पे है। एग्जैक्टली आज का निफ्टी का जो लो रहा वो रहा 414, सिर्फ 10 पॉइंट का अंतर था वहाँ से। तो डाउन स्विंग अच्छा मिला, बट बैंक निफ्टी का क्लोज काफ़ी खराब हो रहा है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखता हूँ, और उसके बाद यतीन मौजूद है डायरेक्टर साहब, जरा प्लीज़ बताइएगा मेरे को डाउ जोन्स फ्यूचर्स सुबह अच्छी तेज़ी लेकर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ उन्होंने सरेंडर कर दिया था, जिसका उल्लेख आशीष ने कार्यक्रम के शुरू में भी किया था। यतीन के पास चलते हैं। यतीन, हायर लेवल से सेलिंग, बैंक निफ्टी खासा दिक्कत में, डीलर्स का बिलीव करते हैं? तो देखिए थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर है अगर हम देखें वीरू तो बाजार में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी देखने को मिल रहा है। अगर हम GMR इंफ्रा की बात करें तो ये एक स्टॉक है जो डीलर्स के रेडार पे है। इसके अंदर जो एयरपोर्ट्स बिजनेस बचा हुआ है
FNO में आपको GMR इंफ्रा के नाम से दिखेगा, लेकिन है ये GMR एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट कारोबार है, और यहाँ डीलर्स को लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। BTST की सलाह वो दे रहे हैं और उनको लगता है 56 से लेकर 58 तक के लेवल्स इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आ सकते हैं। काफ़ी दिनों से स्टॉक अप ट्रेंड में है और डीलर्स यहाँ काफ़ी पॉजिटिव हैं। HNIs के यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इसके अलावा वोल्टास, ये एक स्टॉक है जहाँ खरीदारी हो रही है। डीलर्स लोअर लेवल पे इस स्टॉक को खरीद रहे हैं रिजल्ट्स के पहले। ऑब्वियसली स्टॉक बिल्कुल फ्लैट है, 1% के आसपास नीचे है, लेकिन डीलर्स की अगर हम बात करें तो 850 से लेकर 870 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और डीलर्स को लगता है क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं तो डाउनसाइड लिमिटेड है और शायद ट्रेडिंग के लिहाज से 20 से 30 रुपए का अपसाइड इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकता है। ओके, यतिन शुक्रिया आपका। और वोल्टास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर रहा भी है। बाजार ने वोल्टास में एक लोअर लेवल से बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो भी किया था, तो वोल्टास वहाँ से एक अच्छा पुल बैक दे चुका है। मीनवाइल अब एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने कहा डाउ जोन्स फ्यूचर्स अपने सारे गेन्स सुबह जो थे वो सरेंडर कर ही चुका है। अब एक काम करते हैं, BTST कॉल्स लेते हैं। मानस, एक तो एक न्यूट्रल व्यू, नॉट एग्जैक्टली मेरा व्यू या फिर हमारे इन हाउस व्यू नहीं, एक आपका मैं न्यूट्रल व्यू चाहूँगा, सेकेंड ओपिनियन इंडस्ट्रीज पे व्यू, और आपका मंडे मॉर्निंग के लिए कैरी करने वाला ट्रेड का रहेगा। इंडाइसेस पे व्यू नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पे कुछ नेगेटिव पैटर्न बने हैं। डेली चार्ट पे आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम सब दिखने लगे हैं। निफ्टी पे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अब अगर ये 19,375 के नीचे गया तो आपको शायद 19,150 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो ट्रेंड नेगेटिव है और आपको ज्यादा कॉशियस रहना है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है। शायद हमें यहाँ पर 43,500 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए दोनों इंडाइसेस पे कॉशियस रहिए और दोनों इंडाइसेस में गिरावट बढ़ सकती है। BTST STBT की बात करिए तो STBT रिकमेंडेशन रहेगा, और बजाज फाइनेंस पे बिकवाली करने का ट्रेड रहेगा। बजाज फाइनेंस में कंसोलिडेशन के बाद आज एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर बिकवाली करेंगे। बजाज फाइनेंस का फ्यूचर जो कि 71 पे ट्रेड कर रहा है, वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 71.11 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, तो 71.11 के आपको स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली का ट्रेड लेना है, और नीचे की तरफ 7,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं बजाज फाइनेंस पे। और मानस का उम्मीद करते हैं वीकेंड के बाद जब लौट के आएंगे सब बदल जाएगा, चश्मा वापस आएगा, मूड सुधरेगा, क्योंकि सुबह से ठोके ही चले जा रहे हैं स्टॉक। लेकिन ठीक है, बजाज फाइनेंस एक्सेल रेको आपकी स्क्रीन पर पहला हो गया ये कॉल। अगला सतपति साहब, रडार पे कौन सा? आशीष जी, थोड़ा बहुत शॉर्ट हम भी कर लें। देखिए यहाँ पे शॉर्ट करना है, वो है डीएलएफ का स्ट्रक्चर बेहद वीक है। मैंने देखा यहाँ पे 495 500 पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर आज की बात करें तो 50 DMA के नीचे फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है, तो वीकनेस तो डेफिनेटली है। टारगेट क्या बनेगा मेरे हिसाब से? इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो इसका रहेगा 100 DMA, जो करीबन 462 के आसपास आएगा। तो डीएलएफ को बेचेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 490। डीएलएफ बजाज फाइनेंस बिकवाली के कॉल। गावा सर, आपने क्या चुना? BTST वो है जिंदल स्टील। जिंदाल नहीं बोला मैंने, जिंदल बोला। ट्रेड 690 का स्टॉप लगाना चाहिए, ये 620 तक जाना चाहिए अलेक्स में। जिंदल स्टील, नॉट जिंदाल। ये क्या लफड़ा है जिंदाल और जिंदल का? मैंने मिस कर रखा है। हाँ, मिस हुआ है आपको। क्या है ये वीरेंद्र को पता है। ये प्रकाश सर ने शुरू किया था जिंदल स्टील को जिंदाल स्टील। जिंदाल से तो वो विलन याद आने लगा था। देखिएगा वो यलगार एक बार। हाँ, फिर हमने विद्रोह किया इस चीज का। मैंने रुचि कि जनाब ये जिंदाल नहीं, जिंदल चलेगा। तो अब ठीक हो गया। प्रकाश सर ने करेक्ट, प्रकाश सर ने गलती शुरू कर दी, उन्होंने ठीक कर लिया अपने। अब सब ठीक हो जाएंगे। कविता जी बड़ी सैड नजर आ रही। कविता जी, आपका कॉल क्या है? कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है कविता जी का? आप इतनी देर से मानस अपसेट बैठे, राजेश जी अपसेट बैठे, वो नहीं दिखे आपको? नहीं, मैं बिल्कुल मानस का अपसेट होने का कारण मेरे को मालूम है। मानस जी का अपसेट होने का कारण मेरे को मालूम है। मानस जी अपसेट नहीं होना है बिल्कुल। अब सावन खत्म होने में सिर्फ 19 दिन रह गए, बस 31 अगस्त को सावन खत्म। ये अपनी बात भी कर रहे हैं मानस के थ्रू। उसके बाद ये मिलेंगे लखनऊ के चौपटिया चौराहे पे, आपको सीधे मिलेंगे 31 अगस्त। कविता जी, कॉल क्या है आपकी? तो पहले तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं हूँ और आपको किसी चीज तरीके से कोई कारण भी नहीं पता होगा। सो एक्सिस बैंक्स में गिरावट दिख रही है। बेसिकली अगर बाय साइड कोई ट्रेड लेना होगा तो मैं TCS पर जाना चाहूंगी, लेकिन अभी ट्रेंड के साथ जा रही हूँ।
सिंस बैंक्स में काफी शॉर्ट्स बने हैं, एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी बनता हुआ दिख रहा है। उसके टारगेट्स तो प्रोजेक्शंस काफी बड़े दिखते हैं, बट मुझे लगता है 43,855 जो कि 100 डेज ये में है, वहां तक बैंक निफ्टी कैन मूव। सो एक्सिस बैंक आज दिन में एक अच्छा अपसाइड मूव दिया था, 938 के लेवल्स पर अभी है। तो रिस्क को मैनेज करते हुए मैं एक बियर स्प्रेड देना चाहूंगी, जहां आप 940 का पुट बाय करें, जो कि करीबन 15 रुपए की प्रीमियम के आसपास आपको मिल रहा है, और 900 के पुट को आप बाय करें, जहां आप 4 रुपीज का प्रीमियम गेन करेंगे। तो बेसिकली शॉर्ट ट्रेड होगा, 940 का पुट बाय करेंगे, सेल बाय करेंगे, या 900 के पुट को बाय करेंगे। दिस विल बी द बियर स्प्रेड, जहां आप आपकी रिस्क को कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा अमित सेठ साहब, इस समय का कौन सा आइडिया है सर, क्या ले जा रहे हो आप? जी आशीष जी, एक सेल कॉल है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और पिछले 3-4 दिनों की रेंज भी इसने ब्रेक कर दी है। काफी वीक स्ट्रक्चर है। जब मार्केट रिकवर हो रही थी तब भी स्टॉक ने कुछ नहीं किया, और आज फाइनली एक और ब्रेकडाउन हम इसमें देख रहे हैं। 2516 का फ्यूचर्स में इसका प्राइस है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 2460 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 2540 रुपए का। बिकवाली हो रही है भाई, और दिक्कत में बाजार भी है। फिर वो 436 मतलब वो दिन के लोज। अरे यार ये सारा एक्चुअल बाय है क्या? सेल कॉल है जी। हाँ सेल कॉल है। हाँ 2460। डायरेक्टर साहब कान बोले बाय, वही मैं कह रहा हूँ, सेल सुना था मैंने। सेल कॉल है भाई साहब ये भी। और निफ्टी जरा दिखाइए स्क्रीन पे, 432। यार ये तो दिक्कत में आता चले यार, फिर वो दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब अग्रवाल सर बचे हैं। अग्रवाल सर, ओम में आप भी तो कुछ ले जा रहे हो कि मंडे के लिए? देखिए, मंडे के लिए हम जिंदल स्टील ले जाने वाले थे, बट चूंकि गावस्कर ने ऑलरेडी ले लिया है तो मैं उस पर और नहीं जाऊंगा, बट मैं उसको सेकंड कर देता हूं कि जिंदल स्टील आप ले जा सकते हो। मुझे सन टीवी यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो चैनल्स भरपूर है इनके, साउथ में अगर देखें तो मार्केट लीडरशिप है। आज नतीजे आने वाले हैं, हमें उम्मीद है नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, खास करके आईपीएल के रेवेन्यू के कारण से। और इसमें बुलिश होने का एक कारण ये है कि जो जेलर फिल्म इनकी सब्सिडरी के द्वारा रिलीज़ की गई, जो प्रोडक्शन इनका है, मुझे लगता है कि वहाँ से नंबर्स और जो सेंटिमेंट है बहुत अच्छे आ रहे हैं। जेलर्स की ओपनिंग बहुत अच्छी हुई है जेलर फिल्म की, और उस कारण से यहाँ पर एक अपसाइड बन सकता है स्टॉक में। इसे ले जाना चाहूँगा, न केवल सोमवार के लिए बल्कि थोड़ी सी छोटी अवधि के लिए भी। और दूसरा स्टॉक मुझे लगता है हिंद कॉपर, जो इतनी अच्छी तेज़ी दे रहा है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए। कॉपर के प्राइसेस बहुत अच्छे बढ़े हुए हैं। चिली में जो बड़ी कंपनी है उन्होंने अपने प्रोडक्शन गाइडेंस कम करी है, और जो नंबर्स है वो अच्छे आए हैं, और चाइना से जो डिमांड है वो रिवाइव होती हुई नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव जो इनकी झारखंड की जो राखा माइंस 2001 से करीब बंद पड़ी हुई थी, उम्मीद ये है कि बहुत जल्द वो चालू हो जाएगी। तो ये सब पॉजिटिव के कारण से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर यहाँ से और भी अच्छी तेजी दिखा सकता है। फंडामेंटल एनालिस्ट का गिरावट आई नहीं कि खूब सारे स्टॉक चमक चमक के दिखने लगे। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन आइडियाज आपके लिए जाते जाते अग्रवाल सर की तरफ से। अच्छा, वो अभी वो वीरू की इमेज को भी एड्रेस करना है। वीरू, टाइम ऐसे भागता है, अभी ऐसा कितनी कुछ चीजें कवर करनी है। ये जेलर की बात छेड़ दी तो अग्रवाल सर से मुझे याद आया रिलीजेस पे चर्चा करनी है, लेकिन पहले जरा खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट दे देता हूं। हफ्ता कल में, अरे यार पहले खिलाड़ी नंबर 1 डायरेक्टर साहब दिखाइए स्क्रीन से मेरे पीछे। ये है भाई इस हफ्ते का मुकाबला। सबने, राजन शाह साहब का पोर्टफोलियो थोड़ा सा दिक्कत में आया, ब्रिजेश साहब का 8.25% के रिटर्न्स, अरुण कुमार मंत्री 20% प्लस इस हफ्ते कमा के दिया है। अरुण जी को फॉलो कर रहा होता तो इस टफ वीक में, कंसोलिडेशन वाले वीक में बढ़िया कमाई हो जाती है आपकी। और कौन से स्टॉक्स थे जो अरुण ने आपको इस हफ्ते के दौरान मेंशन करे, जिसपे अच्छी तेजी को राइड कराया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6%, श्याम मेटालिक्स 4%, तेजस 4%, राइट्स में 3.5%, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जिंदल स्टेनलेस 3%। बढ़िया स्टॉक पिकिंग रही है अरुण जी स्क्रीन पर। मुबारक हो आपको, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन साहब। इस हफ्ते, ये हफ्ता सिक्का चल रहा है आपका। फिर निफ्टी पे व्यू क्या बन रहा है ये भी बता दो आप।
देखिए गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए ओवरऑल निफ्टी तो डेफिनेटली नो डाउट डाउन ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म हो सकता है 50 से 100 पॉइंट और आपको निफ्टी डाउन ट्रेंड में नजर है। 19,300 के नीचे फिलहाल मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो 19,300 तक डाउन साइड डेफिनेटली ओपन है। पर स्टॉक्स में अभी भी मुझे लग रहा है काफी अपॉर्चुनिटीज है और हो सकता है अगले हफ्ते भी वो अपॉर्चुनिटीज आपको कैच इन करते हुए नजर। जिसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई अगले हफ्ते की अपॉर्चुनिटीज बढ़िया तरीके से इनकैश करा दें। अरुण जी फिर से आपको लख लख बधाइयां। लाइए डायरेक्टर साहब जरा इमेज तो खींच लाइए स्क्रीन पे। सुबह से इंक्विजिटिवनेस में छोड़ रखा है, बताया नहीं वीरू सुबह। वीरू अरे आपने भट्ट साहब को भी जवाब नहीं दिया क्या? भट्ट साहब भी अपने साथ बैठ गए इंक्विजिटिवनेस, वो भी बैठे होंगे टीवी पे, खाना नहीं खाने जा पा रहे होंगे। वो खाने वाली चीज है, कोई बात नहीं, इसका आनंद दिला देते हैं। संक्षेप में रखता हूँ। यह है पिज्जा। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है ये, और इसका टोटल वेट था आशीष 12,193 किलो। और ये नॉरवुड साउथ अफ्रीका बाय नॉरवुड हाइपर मार्केट है। उन्होंने करीब करीब दिसंबर 1990 में उन्होंने ये बनाया था पिज़्ज़ा। करीब 12,200 किलो का इसका वजन है। अभी तक इसका रिकॉर्ड नहीं ब्रीच हुआ है। अब सुन लीजिए इसमें कितना क्या क्या लगा है। आटा लगभग 4455 किलो, चीज़ इसमें करीब करीब 1800 किलो, मशरूम 800 किलो। हालांकि ये 1990 बना था, लेकिन अगर ये अब बना होता तो एक रिकॉर्ड और बना होता कि 240 रुपए के टमाटर में भी टमाटो प्यूरी लगभग 900 किलो और चॉप्ड टोमेटो लगभग 900 किलो। तो आप इस पिज़्ज़ा में कितने रिसोर्सेज एग्जॉस्ट किए गए 12,200 किलो के पिज़्ज़ा में, आप सोच सकते हैं आशीष। ये कीर्तिमान स्थापित है वर्ल्ड बिगेस्ट पिज़्ज़ा सोफा। वर्ल्ड्स बिगेस्ट पिज्जा, ये है आपकी स्क्रीन पे वो इमेज। क्रेन से कंपेयर कर लीजिए वो पिज्जा का साइज। चलिए भाई अब समय खत्म हो गया है, खैर बढ़िया रहा। दिखा देता हूं मार्केट्स। हफ्ते के आखिरी दिन कल हमने निफ्टी को आधे % गिरते हुए देखा था एक्सपायरी के दिन। आधे क्या वो आधा % निफ्टी और 3/4 निफ्टी बैंक। आज फिर उस आधे % के ऊपर आधे % से ज्यादा का दबाव, मोटा मोटी 2/3% कमजोरी के साथ निफ्टी बंद हो रहा है। 19,420 दिन के लोज के आसपास हम समाप्ति करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक खैर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो वीक थी और फाइनली 2/3% के दबाव के साथ, ये 3/4 कल गिरे थे, आज फिर 2/3% दबाव में। आईटी ने कुछ होप्स जगाई थी। जब शुरुआत में ट्रेड देखा था हमने, सारे आईटी मेजर्स निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट सब हरे में, पर दिन के दौरान वो थोड़ी देर बाद मुनाफा वसूली हावी हुई और अब फाइनली इंडेक्स तो 1/4% दबाव के साथ। तो कोई पिलर नहीं था सपोर्ट का। दोनों हैवीवेट पॉकेट जो थी निफ्टी का साथ नहीं दे रही थी, इसीलिए आपने देखा इस तरह का प्रेशर माउंट हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप्स आउट परफॉर्म करते करते फाइनली आधे % के दबाव के साथ बंद हुए। तो कहां तेजी थी, कहां फ्लैट लाइन पे आ गए थे शो शुरू करते करते, और शो के दौरान आधा % का और दबाव मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स 1/4% दबाव में, ब्रेथ डिटोरिएट होती चली गई और फाइनली ये कह लीजिए 2:3 का रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में, यानी कि मोटा मोटी 60% शेयर्स इन रेड कामकाज कर रहे थे। 50 स्टॉक्स का स्नैपशॉट दिखाइएगा स्क्रीन पे प्लीज। हीट मैप, वहां पे किस तरह का मूड था। HCL टेक वो बड़े ऑर्डर विन के चलते दिन भर आउट परफॉर्म करता रहा। रिलायंस ने मदद कर दी दिन के दौरान, नहीं तो निफ्टी का समीकरण और बिगड़ता। फाइनली 1/4% दिन के लो से तो और भी अच्छा मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिलीवर करा। सिलेक्टिवली आईटी में TCS इन ग्रीन बंद होता हुआ नजर आया, अदरवाइज इन्फी दबाव में थे। दबाव आया कहां से? बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, इंडसइंड बैंक टॉप लूजर के तौर पे आपको नजर आएगा। आईटी में इन्फोसिस, विप्रो कमजोर, इंडसइंड बैंक के साथ ICICI बैंक, HDFC बैंक सुबह से दबाव में थे। आईटीसी आज सुबह से परेशान कर रहा था, आईटीसी के साथ HUL परेशान कर रहा था। हाँ, ये रहा HUL भी 1.5% HUL, 1% आईटीसी दबाव में। सुबह से ये पॉकेट्स अंडर परफॉर्म कर रही थी और दिन के दौरान यहीं पे वो प्रेशर माउंट होता चला गया। ये लार्जली स्नैपशॉट है आज के ट्रेडिंग सेशन। वीरो ये क्लोज लोज देख के प्रोविजनल, अरे सीधा सौदा तो बताया ही नहीं, खुद ही करता हूं तो भूल गया था। दिखाइए भाई सीधा सौदा में किस तरह परफॉर्मेंस रहा है। कहां दिखाएंगे डायरेक्टर साहब? दिखा नहीं रहे। आया सीधा सौदा में GMM फॉडलर अच्छे रिजल्ट, काफी अच्छे रिजल्ट। अदानी विल्मर में अदानी ग्रुप का क्लैरिफिकेशन आया, उसके बाद मूव। NBCC के नंबर्स अच्छे थे, फंडामेंटली टेक्निकली एक्सपोर्ट ने सुबह मेंशन भी करा था। और बायोकॉन दबाव वाले नंबर्स, दबाव में रहा दिन भर ये स्टॉक। नीरज ने कौन कौन स्टॉक हाईलाइट करे थे? कई सारे विनर्स होंगे इनके में। तो
ये देखिए आशापुरा माइन कैंप सॉलिड नंबर्स, एवलॉन मेरे ख्याल से कमजोर नंबर्स पे था, जीनस पावर के नंबर्स सॉलिड थे, सीक्वेंस साइंटिफिक के नंबर्स खराब थे, पर ये बढ़िया दिन खत्म होने वाले हैं वीरू, नतीजे चीजें खत्म होंगे, अब ढूंढने पड़ेंगे बीच स्टॉक खबरों के बीच में, तब परेशानी होगी। रिजल्ट सीजन तो बढ़िया निकल गया दोनों का। जी हाँ, रिजल्ट सीजन बढ़िया निकल गया, लेकिन अगला हफ्ता याद रखिएगा ट्रंकेटेड वीक है, बहुत दिनों बाद एक ट्रंकेटेड वीक पड़ा है, पर अच्छा पड़ा है, शुभ पड़ा है। 15 अगस्त मंगलवार को, सोमवार को आशीष, मैं, नीरज जी, अनुज, हर्षदा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। और मन तो मन था मेरा कि मैं सोमवार को माउंटेन डे बनाऊं, पर नहीं, दफ्तर आऊंगा। क्यों आशीष? सोमवार को मुलाकात होगी 6:57 पे मॉर्निंग कॉल में? बिल्कुल होनी है 6:57 में मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद डिटेल में दिन भर मार्केट डिस्कस करेंगे, ट्रंकेटेड वीक में वो सैंडविच सेशन को एंजॉय करेंगे, साथ में हम लोग समेटा जाए। अग्रवाल सर बोल रहे हैं आज मैं तैयारी करके आया था, कुछ बात हो नहीं पाई, अग्रवाल सर टाइम ही नहीं मिलता। अरे अच्छा, तीनों में से हफ्ते में, वीकेंड में नहीं, वीकेंड में तीनों में से अगर एक कोई देखनी होती, ये कौन सी आई थी, ये जेलर, वो OMG 2 और गदर 2, कौन सी देखते हैं एक आप, या कौन सी देखने जा रहे हो अग्रवाल सर? जेलर जेलर जा रहे हो क्या? सही में जा रहे हो कि जाने सोचते? जेलर जेलर मन बना लिया, जा रहे हो, टिकट बुक करे? नहीं, जेलर टिकट ही बुक करो। फर्स्ट जेलर, सेकंड गदर 2। बहुत लैग है यार, छोड़ देते हैं अभी इसको। अग्रवाल सर थैंक यू सो मच, पैनल में सबके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब वीकेंड एंजॉय करिए, आप सबसे मुलाकात होगी अब मंडे मॉर्निंग। मुझे और वीरू को भी दीजिए इजाजत। कमोडिटी अपडेट देखिए ब्रेक के उस पार। नमस्कार।